क्या हमारी औकात है आईफोन बनाने की इस वक्त एज ए कंट्री, एज ए नेशन? MeStore.pk की एक मंथ की जो सेल थी वो 160 मिलियन थी। हमारे पूरे सुनने वालों का ये सबसे बड़ा इस वक्त पेन पॉइंट बना हुआ है। वो पेन पॉइंट है सर, ये PTA का टैक्स। ये वही चीज़ है जिसको हम पैच का नाम देते हैं। पैच का नाम देते हैं, हाँ। बिल्कुल। क्वालिटी प्रोडक्ट आज भी लेनी हो तो ऑफिस सेंटर का नाम सबसे पहले आता है। मेरा बंदा अंदर PTA च जाने ना लाए, तुसी मैनू इन्ने पैसे दिओ मैं तुहानू खुलवा देंगा। हम तीनों पार्टनर ये सोच रहे थे कि हमने ज़िंदगी में कभी एक्सेसरीज का बिजनेस नहीं किया तो हम इसको कैसे बेचेंगे। कैसे ई-कॉमर्स का मतलब है क्विक रिच स्कीम। आज शुरू करो, ये लाख रुपया फेंका, ये 10 लाख रुपया उधर ATM से निकल के आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस स्पेशल एपिसोड के अंदर बहुत मज़े की डिस्कशन होने वाली है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में इस डोमेन को लेके बहुत सारी क्याफराइयाँ हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं पे नज़र नहीं आते। मैं इलेक्ट्रॉनिक डोमेन की बात कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ Xiaomi सेल पाकिस्तान को जो ऑफिशियली रन कर रहे हैं, को फाउंडर उसके हैं, उसके CEO मौजूद हैं जनाब अहमद भट्ट साहब। इनसे डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े ब्रांड को पाकिस्तान में लेके किस तरह आए, और इनके जो, क्योंकि ऑफिस सेंटर में इनका सारा सेटअप है लाहौर ऑफिस सेंटर में, तो ये जो सारी मुश्किलात हमारी आवाम को आती हैं, क्योंकि इस वक्त मोबाइल फ़ोन जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको आसाइश में डाल के हम सब के लिए मुसीबत बना दी है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यार इस मसले से निकला कैसे जाए, और ये जितने फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं सेल फ़ोन को लेके, लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को लेके, ये क्यों हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए, और मैं तो आज बड़ा एक्साइटेड हूँ आपसे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि ये डोमेन मेरे दिल के बहुत करीब है। 2006 से मैं इस डोमेन से मुंसलिक हूँ। मैंने अपना ई-कॉमर्स का जो जर्नी है वो सेल फ़ोन बेचने से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपसे एक मज़ेदार से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक की तरफ जाएं, ट्रेडिशनली जो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी पॉडकास्ट को, आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर इनिशियल लाइफ। कहाँ पे पैदा हुए और एजुकेशन वगैरह कहाँ से हासिल की? जी, नाम तो ऑलरेडी आपने मेरा बता दिया है। सो पैदाइश भी मेरी लाहौर से ही है, और पक्के लाहौरी हैं? यस, पक्के लाहौरी हैं। सो लाहौर के बाद मेरी इनिशियल एजुकेशन की बात करें तो मैंने जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने इंटर किया विद मेजर्स इन मैथ, स्टैट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। और उसके बाद आई वाज कंफ्यूज कि मुझे ACCA करना है, अकाउंटिंग में जाना है या मार्केटिंग में जाना है। एंड फॉर सम रीज़न मैंने स्टार्ट में पैक के अंदर एडमिशन भी ले लिया था। ठीक है। बट मेरा ख्याल है लाइक आफ्टर 15 days आई स्विच टू गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ पे मेरा लिस्ट में नाम आ गया, तो वहाँ पे एक जर्नी चला 2 साल का। फिर उसके बाद मैंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की विद BB ऑनर्स विद मेजर्स इन मार्केटिंग एंड माइनर इन मीडिया स्टडीज़। 4 साल का वो प्रोजेक्ट था। सही। फिर साथ साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई। ये आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ? LSE से। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि एक तरफ LSE का यो बॉय, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कॉलेज का इत्थे रखा बॉय, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये किस तरह से आपको एक्सपीरियंस में दोनों को बताइए, डिफरेंस क्या था? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का एक अलग स्वैग है, LSE का एक बिल्कुल ही डिफरेंट जो एक्सपीरियंस रहता है। LSE का और गवर्नमेंट कॉलेज में बेसिकली वही बात है आपकी कि जब फर्स्ट टाइम LSE गए तो हम लोग एक थोड़ा कल्चरल शॉक में ज़रूर थे। और एक वहाँ पे आप समझें कि डिफरेंट तरह के वो एक लोग अपनी एक फील्ड में बैठे होते थे। कुछ HSonians, बीकन हाउस वाला ग्रुप हो गया, O levels वाले, और बाहर से जो लोग आए हुए हैं जो अपनी हाई स्कूलिंग करके आए हुए थे। तो इनिशियली मुझे अभी भी याद है, अगर मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, कि मेरी जो पहली प्रेजेंटेशन थी ना, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि अंग्रेज़ी में प्रेजेंटेशन देनी है यहाँ पे। और आप सोचें कि मेरे वहाँ से जाके प्रेजेंटेशन पे जब मेरी बारी आई और वो प्रोजेक्ट था, तो ऑब्वियसली वो ग्रुप होता है जिसमें सारे फर्स्ट ग्रुप में आप इकट्ठा एक मिल जाते हैं, टीचर्स बनाते हैं, और उसमें सारे ये HSonians और ये बीकनाइट्स और ये सारे ऑल टुगेदर थे। तो मैंने अपनी बारी में, मुझे याद है, सिर्फ 4 वर्ड्स बोले थे और मैं वहाँ पे ब्लैंक। वो 4 वर्ड याद है आज? 4 वर्ड यही था, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू माय टीम एंड ऑल। इसके बाद आई वाज ऑल ब्लैंक। ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। ऑब्वियसली एक शॉक था, बट विद टाइम लर्निंग होती रही और एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, और आज ये है कि अब मैं
काफ़ी जगहों पे अपनी प्रेजेंटेशंस भी दे चुका हूँ, कॉर्पोरेट लेवल पे भी काफ़ी हद तक कर चुका हूँ, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, ये एलएसी के अंदर वाक़ई ही जेन्युइनली लोगों का वो स्टाइल है या बनाया होता है थोड़ा-सा फेक स्टाइल करने की भी बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। लम्स में और एलएसी में ये ख़ास तौर पे देखा गया है कि क्योंकि जिस तरह आपने कहा कल्चरल शॉक है, अब डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं बड़ी सिटीज़ के अंदर हमेशा। तो कुछ लोग तो जेन्युइनली अब जो एचएसएन से हैं, बीकन हाउस से, उनकी तो ट्रेनिंग शुरू से हुई हुई है। आप जैसे बच्चे या जो लोग बाहर से आते हैं स्पेशली छोटी सिटी से, तो उनके लिए इशू होता है डेफिनेटली, इतनी जल्दी कॉप अप नहीं किया जाता, तो वो भी उनके जैसे वानाबी बनने के चक्कर में तो कहीं ना कहीं वो अपना साख जो है उसको खो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारा क्योंकि ग्रुप था उसमें मल्टीपल लोग थे। एक मेरे बड़े बहुत करीबी दोस्त हैं, अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं। सही। उनका ताल्लुक जो था ना वो एक गांव से ही था, और उनके वालिद साहब जो हैं वो फार्मर हैं, और उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में थी, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था इस तरीके से। ठीक है। बट ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं, दे ट्राई टू जेल अप विद दोज पीपल के यार चलें इनके साथ मिलके एक अच्छे तरीके से हम कर सकें। बट मुश्किलें तो सबको आती हैं, सारा कुछ होती हैं, लेकिन इवेंचुअली मैं ये समझता हूँ कि जो आप जिस तरह के आप हैं ना, जिस फैमिली को आप बिलोंग करते हैं, उसको आपको कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये है कि आप ठीक है, जितना आपसे हो सके आप इंडल्ज रहें, और विद लाइफ अगर आपकी एक इंस्टीट्यूट में आए हैं तो वो लर्निंग फेज है ऑफ आपका। कोर्स। आप अगर फर्स्ट ईयर में एक तरह से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, यू विल पुट योर एफर्ट और इवेंचुअली उसका रिजल्ट आएगा। और अल्टीमेटली यूनिवर्सिटीज़ का काम भी तो यही है ना। दैट्स व्हाई लाइक पीपल गो टू यूनिवर्सिटीज़, अदरवाइज सब घर से अगर सीख के आना है तो फिर वहाँ जाने का तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनता ना। प्रोफेशनल लाइफ में सब कब स्टार्ट की आपने? प्रोफेशनल लाइफ मेरी 2013 में स्टार्ट हुई, आफ्टर स्टडीज़? आफ्टर स्टडी स्टार्ट हुई, और वो स्टार्ट बड़े मज़े से हुई, यानी इन अ सेंस कि मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि भाई आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कहते हैं आप एलएसी से पढ़े हैं, जाएं ज़रा आप जॉब मार्केट में जॉब तो ढूंढें। ठीक है। तो मेरी फिर पहली जो इंटर्नशिप थी, मैं जॉब नहीं कहूँगा, वो लगी ऑक्टोपस मीडिया है, ओरिएंट मैकेन का ग्रुप बिल्कुल था, है। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम एज अ मार्केटिंग इंटर्नी ज्वाइन किया। ठीक है। तो वहाँ पे जब मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने का जब इंटर्नशिप कंप्लीट की, तो मुझे बेसिक लेवल की उन्होंने मार्केटिंग एग्जेक्टिव के लिए जॉब ऑफ़र की। सही। तो जब मैंने अपने वाले साहब को कहा कि ये देखें जी मुझे जॉब ऑफ़र मिल हो गई। गया है, तो उन्होंने कहा बेटा अब आके अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो है ना अब मैं समझता हूँ कि तुम इधर आ सकते हो। अच्छा, एक वो ना बड़ी मज़ेदार सिनेरियो हुआ है पिछले कुछ 7-8-10 सालों के अंदर कि लाहौर जैसी जगहों के ऊपर या इवन कराची में भी जितनी बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज़ हैं, इन्होंने भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन की तरफ जो है ना माइल किया है। अदरवाइज़ पहले तो यही था, मैट्रिक कर ली, मैक्सिमम इंटर कर लिया, चलो जो दुकान पे बैठो। लेकिन अब ये चीज़ देखने में आई है कि इवन बड़ी सिटीज़ के अंदर कि अच्छी जो बिजनेस फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को इवन बाहर भेज रही हैं पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि जिन्होंने 20-20, 25-25 साल से उनके बिजनेसेस चल रहे थे, बच्चा बाहर से पढ़ के आया, उसने 3-4 फोल्ड उसको जो है ना ग्रोथ दिलवाई। तो आपको आपके बिजनेस के अंदर जब आप आए, क्योंकि डेफिनेटली एक फैमिली बिजनेस था, आपको स्पेस एक लिमिटेड ही मिलती है, ठीक है, आप बॉस तो होते हैं लेकिन अब्बा जी का हाथ सर पे ज़रूर होता है, पुत्र है नहीं करना। तो आपके साथ ये कुछ सिनेरियो हुआ? मेरे साथ तो ऐसा सिनेरियो हुआ, आप ये देखें कि मैं शुरू में मुझे यही था कि बिज़नेस अगर एक वेल सेटल्ड है ना, तो आपने उसमें आके बैठना है, ठीक है। चीज़ों को देखना है, क्योंकि वो बिज़नेस जो मेरे वाले साहब कर रहे थे ना, वो ऑलरेडी समझ लें पाकिस्तान के टॉप 5 होलसेलर्स में आते थे। सही। और मैंने तो यही देखा था कि उनको हर साल टॉप परफॉर्मिंग की शील्ड्स मिल रही हैं और ट्रॉफीज़ मिल रही हैं। तो मेरे लिए तो यही था कि ठीक है, मैंने जाके एज अ बॉस बन के बैठना है, सही। एंड थिंग्स वुड बी रियली गुड। बट मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं बिज़नेस में आया ना, वाले साहब क्योंकि हफीज़ सेंटर में इलेक्शंस होते हैं हर 3 साल बाद, जी। तो वो इलेक्शंस वाला टाइम था। सही। 2012 में वो इलेक्शन में आए और वो प्रेसिडेंट बन गए, वो भी सिर्फ एक वोट के उस पे जीते। अच्छा। लाइक आउट ऑफ 900 वोट्स वो सिर्फ एक वोट उनका ज़्यादा था, तो वो जिसकी वजह से वो जीत गए। सही। फिर जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा बिजनेस में आया, तो उन्होंने एक काम किया फॉर द सेफ साइड, उन्होंने बिजनेस में से काफ़ी पैसे निकाल के प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया। लाइक इधर उधर डिफरेंट जगहों पे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ले ली। अब मेरे लिए वो टाइम सबसे मुश्किल इस तरह से रहा कि बहुत थोड़े कैपिटल से जो है ना मुझे बिजनेस में आना पड़ा, जो कि ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश था, और बहुत ज़्यादा क्रेडिट मार्केट थी। ठीक है। उसमें मेरे पे प्रेशर होता था कि मैंने एक अपना मेंटेन करके रखना है कि वी आर ऑलरेडी वेरी बिग। तो कोई मेरे वाले साहब को ये ना आके कहे कि आपके बेटे ने आके तो काम आपका ख़राब कर दिया। सो वो एक बड़ा प्रेशर था, जिसकी वजह से मुझे बड़ी लर्निंग हुई।
और प्लस ये है कि वाले साहब ने कहा था बेटा इट्स योर सोलो फ्लाइंग, ठीक है। आप खुद देख रहे हैं और आपने खुद इसको चलाना है। तो उसमें फिर काफ़ी मसले मसाइल आए, क्योंकि वो एक जो सिस्टम ऐसा था कि मेरे जो काफ़ी पुराने एम्प्लॉयज़ थे वो 15-15 साल से बैठे हुए थे, और वो 2001 के माइंडसेट पे बैठे हुए थे कि आप होलसेलर हैं, आपके पास दुकानदार आके आपसे स्टॉक लेंगे, आपको किसी को मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप उनको बस इसी तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है भाई आना है लेना है लो, कोई आपने सेल्स के लिए नहीं करना, यू हैव ऑल द स्टॉक, यू गिव देम क्रेडिट एंड एवरीथिंग। बट चीज़ें चेंज हो रही थी, और ख़ास तौर पे ये पुराने एम्प्लॉइज़ को नए बच्चे बड़े चुभते हैं। बहुत चुभ रहे थे। चुभते लाइक मुझे याद है हमारे सबसे सीनियर एम्प्लॉय अब्दुल रज़ाक साहब, जो कि 2001 में जिन्होंने ज्वाइन किया था। सही। तो एक टाइम ये आया कि जब मैंने आके चीज़ें खुद अपने हैंड ओवर की ना, तो मैंने तरीका ये किया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ चीज़ें अपने ऊपर कर लेता था कि ये अब मैं करूँगा। सही। सबसे पहले आके मैंने परचेजिंग जो थी ना कंपनी से, वो मैंने खुद करना शुरू की। बैकबोन है। हाँ, परचेजिंग शुरू की। फिर मैंने इसी तरह जो है वो अकाउंट्स की जो क्लोजिंग है ना, उसकी रिपोर्ट्स लेना शुरू की। ठीक है। फिर सेल के लिए कुछ जो हमारी टॉप 10 पार्टीज़ थी ना, उनका मैंने कहा कि इनकी रिकवरी एंड सेल्स की ज़िम्मेदारी मेरी है। तो इवेंचुअली उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर ये सब कुछ आपने करना है तो मुझे रखा क्यों तो हुआ? सही है। लेकिन उनके साथ फिर बड़े अच्छे टर्म्स पे काम ख़त्म हुआ। उन्होंने अपनी अलहदा से एक शॉप बनाई जिसमें मैंने सपोर्ट भी किया उनको। सो अभी तक उनसे ताल्लुक़ वैसे ही है। सही, सही, वेरी गुड। अच्छा, इसमें मोस्टली ये चीज़ देखने में आती है कि जब आप कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रेडिशनल रवायती बिज़नेस जो हमारे चल रहे हैं पिछले सालों साल से, तो उसमें जहाँ पे आपकी एम्प्लॉइज़ की तरफ से आपको थोड़ा टफ टाइम मिलता है, आपकी फैमिली की तरफ से भी मिलता है, क्योंकि डेफिनेटली एक कुछ जेल हुआ होता है ना माहौल आपस में। अब देखिए एम्प्लॉइज़ आपके अगर वालिद के साथ पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, एक आपस में एसोसिएशन भी होती है। तो वहाँ को फादर की तरफ से थोड़ा प्रेशर आया कि नहीं बेटा जी किधर? नहीं, वाले साहब की तरफ से तो सपोर्ट ही मिली है, और अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो उनके एंड पे भी एक रिस्पेक्ट वाला मामला मेरे वाले साहब के लिए बहुत ज़्यादा था, सही। और अभी भी है। लाइक हमने उनको एज अ फैमिली ट्रीट किया, और दे वर ऑल वेरी लॉयल। बट एक माइंडसेट था पुराना जो चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इवेंचुअली आप जब किसी जगह पे आते हैं तो आप उसको एकदम से उनके साथ रिबेलियन मोड में नहीं आ ट्रू, सकते। ट्रू। तो उसमें मैंने ये किया कि मैंने उनको ये पहले करके दिखाया कि ये देखें इस तरीके से अगर हम अपनी सेल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर उनको लगा कि हाँ यार, अगर इसने कुछ इम्प्रूव किया है, हमारे बॉस हैं, तो एक वो आपको पता है एम्प्लॉय में भी होता है कि हाँ, यार बिल्कुल। मैंने इनसे काम सीखा है, या ये मैं इनकी सुपरविजन में हूँ। तो वो इवेंचुअली फिर 3 से 4 साल लगे, जिसके बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई। अच्छा, बट साहब एक सवाल इसमें इसी से लिंक्ड है। ख़ास तौर पे ये मोबाइल मार्केट में या लैपटॉप मार्केट में मोस्टली ये चीज़ देखी, आज का तो मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मैं कनेक्टेड नहीं हूँ पाकिस्तान के साथ इस पर्टिकुलर डोमेन को लेके। उस वक़्त बैक इन 2006, 2004 या इवन 2008 तक जब मैं कनेक्टेड था, बहुत सारे जो शॉपकीपर थे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। इवन सारा देसी स्टाइल चल रहा था, कोई मतलब ट्रैकिंग नहीं थी, किसी चीज़ का कुछ नहीं था। तो वहीं से एक चीज़ ड्राइव होना शुरू हुई ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की। तो आज की डेट में क्या सीन है? क्योंकि अभी तो मैं देख रहा हूँ आप जैसे बहुत सारे और पढ़े लिखे बच्चे भी इस डोमेन में आ गए, और ख़ास तौर पे जब से ये ऑनलाइन वाला काम शुरू हुआ है तो लोगों ने बहुत सिस्टमैटिक चीज़ें कर दी हुई हैं। तो अब आप क्या देखते हैं, अगर 10 साल पीछे चले जाएँ और आज के अगर देखें इस मार्केट को? सर 10 साल पीछे चले जाएं आप, बल्कि 10 से भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बैक इन 2006 और 7। जी, उस टाइम ये हुआ था कि बाहर से ना आते थे यूज फोन्स की किट्स, बिल्कुल और ऐसे ही फिर है। इसके अलावा वो लोग मंगवाते थे उसकी न्यू बॉडीज। हाँ। तो जो लोग तो पुराने फ़ोन के ऊपर एक नई बॉडी लगा के उसे एज अ न्यू फ़ोन बेचते थे, वो तो जुल्म करते थे कस्टमर के हाँ, साथ। और एक चीज़ ऑलरेडी यूज़ में आई है, और ऑलरेडी देखें इंटरनेशनल मार्केट में हर चीज़ मिलती है। जी, वो इस चीज़ में मैं कहता हूँ कि कोई फ्रॉड नहीं है कि एक बंदा आपको बता के कहे कि यार ये रिफर्ब है ये। रीफर्ब है, या फर्स्ट कॉपी है, या यूज आइटम जी, है, या इसकी इतनी लाइफ थी, इतने आवर्स चल गई है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को आगे तैयार करके कस्टमर को बेचें और फिर कस्टमर की तरफ से मसले आएँ, तो वो तो फिर उसमें आपका मसला है। तो सर ये माइंडसेट कहाँ से आया हमारे पास? देखिए आज हमारी जो मोस्टली एक कॉमन यूज़र की जो अप्रोच है ना, 5 साल पुराना फ़ोन चाहिए उसको, लेकिन चाहिए स्क्रैचलेस। भाई कैसे मिल सकती है नहीं एक मिल 5 साल आपने एक चीज़, चाहे उसको आप जितने मर्जी अच्छे से अच्छे कवर में भी यूज़ कर लेना, स्टिल एक यूजेज का आता है। तो ये माइंडसेट क्या दुकानदार ने ट्रांसफ़र किया टू द यूज़र, या यूज़र ने खुद से परसीव कर लिया नहीं जी हमारा यूजेज इतना अच्छा है, जबकि हम रफ एंड टफ कॉम है, हमको बहुत सोफिस्टिकेटेड यूज़र नहीं है। तो 5 साल, 4 साल, 3 साल एक
फ़ोन की या गैजेट की लाइफ हो गई है, तो कैसे मुमकिन है सर वो आपको बिल्कुल वो बुलबुल का बच्चा मांगता है हर बंदा, ठीक है, मुझे तो जी कांचा पीस चाहिए, कुछ ये टर्मिनोलॉजी जी भी बल्कि बताएं जो ऑफिस सेंटर में यूज़ होती है, जी बुलबुल का बच्चा दिखा दे, जी मुझे तो कांचा पीस चाहिए, स्क्रैचलेस चाहिए, ठीक है, फ्लॉलेस कंडीशन होनी चाहिए, ये सारे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ये मिंट कंडीशन 9.5 आउट ऑफ 10 है, ये सारे वो जॉर्गन्स है जो आप लोगों के दुकानदार वहाँ यूज़ करते हैं, तो कैसे पॉसिबल है ये चीज़? देखिए, बात वही है कि मोबाइल मार्केट में जब लोग आए, आपने पहले बताया कि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि यही बात थी। उसमें अब आप देखें कि मोबाइल फ़ोन का ऐसा बिज़नेस है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जी, लेकिन उसमें आप देखें ना तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अगर आप नए फ़ोन की बात करें हाँ, या नयों में होलसेल कम है, बिज़नेस की बिल्कुल, बात करें, बिल्कुल। बिकॉज़ एक ही ब्रांड है जिसको अगर 5,000 दुकानें बेच रही हैं, तो उनमें प्राइस वॉर ही होगी। कट थ्रॉट कट कंपटीशन थ्रॉट चल रहा है कंपटीशन है और सर। इसी तरह ही चल रहा है। बट बात अगर आप करें कि ये यूज और रिफर्बिश की, ये कुछ ऐसे दुकानदार थे जिनका होता था यार पूरे दिन में 1 या 2 फ़ोन बेचने हैं, तो अगर एक फ़ोन हमारा तैयार होके 20,000 का आया ना, तो इसको कस्टमर को जो 60,000 का नया फ़ोन लेने आया ना, उसको हमने अगर 40 में यही फ़ोन बेच दिया ना नया कह के, तो हमारा आज डे कवर हो गया। ठीक सो है। ये डे कवर होना जो वर्ड है ना, ये बहुत कॉमन होता था। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें, फिर रीफर्ब के बाद रीपैकिंग, हाँ, वो भी लोगों ने बहुत अपनी इशू आया। सील्स रखी होती थी और वो प्लास्टिक रैपिंग रखी होती थी, हाँ, जिसको वो गन होती थी, हिटिंग गन, जी, जिससे जी, वो जी। उसको श्रिंक रैप करते थे। हाँ, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो आज भी मार्केट हो में, रहा है आई थिंक ये सो। आज भी आज हो भी रहा हो है। रहा है, ख़ास तौर पे नए फ़ोन में बहुत ज़्यादा ये अभी आज भी देखने को मिलती नए चीज़ें। फ़ोन में अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं जो कि नॉर्मली ऑडियंस को नहीं पता होगी। वो सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इवन कुछ ऐसे नए फ़ोन्स जिनको खोलने की ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है, उसको भी दुकानदार खोल के रीपैक करते हैं। ओके। उसकी वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ब्रांड्स ने ना अब परफॉर्मेंस और इंसेंटिव को ट्रैक करने के लिए ना फ़ोन की एक्टिवेशन के साथ उसको लिंक कर दिया हुआ है, ओह! अच्छा। और उस फ़ोन को एक दफ़ा वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट होना है, और वो हाँ। डील स्पेसिफिक मंथ्स में आती हैं। लाइक जी, जी, अगर जी, जी, ये जनवरी का मंथ चल रहा है हाँ, ना, तो जनवरी के अंदर फ़र्ज़ करें किसी फ़ोन पे अगर 2000 रुपीज़ की प्रमोशन है, हाँ, तो कस्टमर कंपनी के पास तो पूरा डाटा आ जाता है कि जो फ़ोन इंटरनेट पे कनेक्ट होकर ये फ़ोन एक्टिव हो गया, हाँ, और कंपनी ये भी कहती है कि जनवरी के बाद इस पे प्रमोशन नहीं होगी। तो वो फ़ोन को खोलते हैं, उसमें एक दफ़ा वाईफ़ाई से कनेक्ट करते हैं, वो इंसेंटिव क्लेम करते हैं और उसको रीपैक करके कस्टमर को दे देते अच्छा, हैं। इसको अगर मैं थोड़ा रिफ्रेश करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि कंपनीज़ जो हैं वो सेल बेस्ड टारगेट देती हैं कि हर अगर आप इतना टारगेट अचीव करेंगे, मैंने तो सुना गाड़ियाँ-वाड़ियाँ भी मिल रही हैं आजकल और इस तरह के सारे इंसेंटिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जिस तरह आप ही का ब्रांड है, ठीक है, Xiaomi का अगर आप फ़ोन एक पर्टिकुलर मॉडल को अगर आप 1000 किट बेचते हैं या 1000 फ़ोन बेचते हैं इन अ मंथ, तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो वो इंसेंटिव दुकानदार सिर्फ क्लेम करने के लिए फेक सेल बना देता है, वाई-फाई के साथ कनेक्ट करके, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बाद में दोबारा उसको फिर वो देसी वाला जो है पैकिंग करके मार्केट में बेच देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो मैं ठीक है वो है तो गलत ही चीज़ ये भी, लेकिन कम से कम इसमें यूज़र के साथ कोई दो नंबरी नहीं हो रही क्योंकि बिल्कुल फ़ोन ऐसी है, जेन्युइनली ब्रांड न्यू है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एक वो चीज़ जो कि वाक़ई फ़ोन कच्चा पीस है, 2-4 दिन 5 दिन किसी ने यूज़ किया है, पसंद नहीं आया, हमारे यहाँ नवाबी भी तो बहुत ज़्यादा है हुँ, ना, हुँ, हुँ, हुँ। पसंद नहीं आया वापस लेके गए, तो उसको दोबारा फिर डब्बा पैक कर दिया जाता है। ये चीज़ तो देखें अभी भी कुछ हद तक चल रही होती है, लेकिन अब मसला इस तरह का भी आ गया हुआ है कि जो स्पेसिफिकली टियर 2 के ब्रांड्स हैं ना, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, जो कि एक उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि ये मेड इन पाकिस्तान है या जी, कुछ जिनकी इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस नहीं है। सही, उनकी क्योंकि प्राइस कंपटीशन इतना ज़्यादा है उन कंपनीज़ में कि वो एक ना क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड ही नहीं कर पाते। ठीक हो गया। तो वो प्रोडक्ट आप ये कह ही नहीं सकते कि ये 5 साल चल सकती है। हुँ, उनका यही होता है कि ये मैक्सिमम 1 या 2 साल अगर चल गई है तो दैट वुड बी फाइन। सही। सो इस तरह के फ़ोन में जब आप ये रीपैकिंग और यूज़ और ये चीज़ें करते हैं ना, तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा होता है और वो प्रोडक्ट पहले ही किसी काम की नहीं होती। सर लेकिन इसमें मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि मेरा ख्याल देखिए हर बिज़नेस की कोई ना कोई यूनियंस बनी हुई हैं। आप लोगों की जो यूनियन है इतनी तगड़ी है कि हफीज़ सेंटर में कोई प्राइवेट डील नहीं कर सकता दुकानदार के अलावा। तो यहाँ पे आके आपकी यूनियन या आप लोग सारे आपस में मुत्तफ़िक क्यों नहीं हुए एक पॉइंट के ऊपर कि यार हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी आई थिंक सो सेकंड लार्जेस्ट है हफीज़ सेंटर पूरे सेकंड पाकिस्तान में? लार्जेस्ट एशिया में थी आज से 10 साल पहले। अच्छा, लेकिन एशिया आज भी में। पाकिस्तान में तो सेकंड लार्जेस्ट है ये, यस, ठीक है? यस। सेकंड लार्जेस्ट और बड़ी एक इसकी वर्थ है, वैल्यू है, क्वालिटी प्रोडक्ट आज भी लेनी हो तो हफीज़ सेंटर का नाम सबसे पहले आता है। तो क्यों आप लोगों ने अपनी इस साख को जो है कायम ना रखने की इस दौड़ में आगे नहीं आए? देखें, हफीज़ सेंटर की यूनियन क्योंकि मेरे वाल साहब प्रेसिडेंट भी हैं, जी। करंटली भी प्रेसिडेंट हैं हुँ, और बल्कि तीसरी दफ़ा इलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह, प्रेसिडेंट। तो उसमें क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस ये मिलता रहा है, सही। उनसे डिस्कशन होती रही है कि ये क्या चल रहा है।
अब आप देखें कि हफीज़ सेंटर में अगर आप बात करें ना, तो एक साल में मुझे याद है तकरीबन 700 प्लस डिफरेंट कस्टमर्स की भी कंप्लेन यूनियन ऑफिस में आई हैं 700 प्लस। एक साल की बात मैं आपको कह रहा हूँ। सही। और उसमें से कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनकी कम से कम 100 दफ़ा तो एक ही बंदे की कंप्लेन आई हुई है। माय गुडनेस। तो उसमें यूनियन अपनी तरफ से काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है, लेकिन आपको पता है कि जब जिस आप जगह पे रहते हैं वहाँ पे लोगों का अपना एक मिजाज होता है, और वो लोग थोड़ा सा एजुकेशन वाला मामला भी कम है, सही। तो उसमें उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है, मतलब दुकानदार एग्री नहीं है इस चीज़ पे कि हम कुछ कर रहे हैं गलत। कुछ कर रहे हैं गलत, लेकिन हफीज़ सेंटर यूनियन ने काफ़ी दफ़ा उन चीज़ों को एग्रेसिवली लिया है। स्पेशली अगर मैं अपने वाले साहब की एग्जांपल दूं, जी। तो मैंने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, एक दुकानदार से तो वो पर्सनली जाके एक लड़ने वाले फेज़ में चले गए थे। क्योंकि सर देखिए बनता भी है, आपकी बरादरी है ना, आपकी एक कम्युनिटी है। अगर आपके देखें अब 4 भाई हैं, बीच में से अगर एक कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान पे नाम आ रहा है, तो डेफिनेटली नाम तो फैमिली के हेड पे ही आएगा ना। किसी ने ये नहीं कहना इस पर्टिकुलर दुकानदार, उसने कहना हफीज़ सेंटर। तो हफीज़ सेंटर एक पूरी फैमिली है ना सर आप लोगों की, तो प्रोटेक्ट करना बनता भी है। बिल्कुल करना पड़ता है। और बात हम लोग यही वाले साहब कहते हैं कि ये जो कस्टमर्स है ना, ये ही हफीज़ सेंटर के चलने की वजह है। बिल्कुल। ये जितनी कंप्लेंट्स आएंगी, सारा कुछ होगा, ये इसकी वजह से फिर इवेंचुअली सबका बिजनेस इफेक्ट करेगा। ऐसे ही है। मैं आपको सबसे मज़े की एग्जांपल देता हूँ। जब मैं LSE मेरी फर्स्ट क्लास थी, मेरी बड़ी फेवरेट टीचर थी मिस खतीजा। आज भी मेरा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो उन्होंने ना सबसे पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। जब मेरे पे बारी आई ना, तो मैंने कहा जी मेरी हफीज़ सेंटर में बिजनेस है। ठीक तो है। उन्होंने पूरी क्लास में कहा वहाँ पे तो सारे चोर बैठे हुए हैं। मुझे इतना अजीब फील हुआ। मैंने जाके वाले साहब को कहा, मैंने कहा यार मुझे वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से मिस ने कहा है। तो वाले साहब का आगे से यही था कि यार जो हम लोग करते हैं हाँ, एज अ सोसाइटी या अपनी मार्केट में, वो लोगों ने तो फिर वही परसीव करना ना। देखिए क्योंकि अच्छे लोग जो है ना वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, बुराई तो फैलती है ना। ठीक है, अब वहाँ पे अगर 1000 दुकान है, बीच में से अगर 100 बंदा भी काम खराब करेगा ना, तो वो 900 भी रगड़े जाएंगे। ठीक है, तो फिर टीचर को कन्विंस किया बाद में। टीचर अब क्योंकि वो जान चुकी हैं और ऑलरेडी वो अपनी फैमिली के लिए भी फ़ोन्स वगैरह मेरे से ले चुकी हैं, सो पीपल इवेंचुअली नो कि यार कौन से लोग अच्छे हैं। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे हफीज़ सेंटर में एक वो याद था, पता था लोगों को कि ये बेसमेंट में फ्रंट पे जो शॉप्स हैं ना, ये सारे होलसेलर्स बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और होलसेलर्स का एक ये था कि वो यूज़ प्रोडक्ट करते ही नहीं थे जी। और उनको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो किसी और प्रोडक्ट में जाएं, तो वो कंपनी का काम कर रहे थे। तो इवेंचुअली अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हफीज़ सेंटर में सारे ही चोर हैं। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना सर। अगर सारे ही चोर हो गए तो फिर ये इतना बड़ा नाम रह नहीं सकता था ना, सालों साल से चल रहा है। तो अभी ये जो एक नया ट्रेंड आया मार्केट के अंदर कि जिस तरह पहले आज से 10 साल 15 साल पहले पूरे लाहौर में 2 ही जगह थी। पहली थी हफीज़ सेंटर और हॉल रोड। थोड़ा ज़रा लो क्वालिटी में जाना है तो हॉल रोड वाली साइड पे चले जाइए, या किड्स वगैरह में ख़ास तौर पे जाना है तो हॉल रोड था। दूसरा प्रीमियम के लिए आपके पास हफीज़ सेंटर था। अभी एक नया शिफ्ट आया है, बल्कि तीसरा शिफ्ट आया। अभी पहले हम दूसरे शिफ्ट की बात कर लेते हैं कि पूरे लाहौर की अगर मैं बात करूँ या इवन बाकी शहरों में भी मार्केट स्कैटर्ड हो गई है। अब लाहौर के अंदर इस वक्त आपकी आई थिंक सो क्रीम ब्लॉक के अंदर भी एक बड़ी मार्केट है, फिर टाउनशिप में एक बहुत बड़ी, वो आई थिंक सो थर्ड बन गई है लार्जेस्ट। फिर उसके बाद आपकी ये ठोकर पे आ जाती है। हर एरिया में मार्केट बन गई, डिफेंस के अंदर एक मार्केट बन गई है। तो इससे आप लोगों को ओवरऑल एज ए बिजनेस इम्पैक्ट आया आप लोगों पे? इसमें अगर आप देखें ना, ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो जो स्मार्टफोन की ग्रोथ है जी, एक तो फीचर फ़ोन का स्मार्टफोन पे शिफ्ट होना जी, और उसके बाद स्मार्टफोन इटसेल्फ एक मैसेज के अंदर जाना, बिल्कुल। लाइक यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इवेंचुअली इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हफीज़ सेंटर में भी अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो आज भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। बल्कि अगर हफीज़ सेंटर में फ्रंट की एक दुकान, अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू की बात करूं जो कि 330 स्क्वायर फुट की है, अगर वो 5 साल पहले 8-9 करोड़ की थी तो आज वो 18 से 20 करोड़ रुपए की है। ऐसे और ही उसी दुकान का अगर आप रेंट की बात करें तो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए रेंट है। बिल्कुल तो है। इसका मतलब है कि बिजनेस तो बढ़ा है। दूसरी बात जो आपने की ना, ये स्कैटर्ड पूरा बिजनेस हो गया, इसका पूरा क्रेडिट तो मैं दूंगा ओप्पो और वीवो ब्रांड को। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब वीवो की मार्केट में फीस सेंटर की डिस्ट्रीब्यूशन ली फॉर स्पेसिफिक एरिया, तो उनका मोटिव ये था कि हमने पान वाली दुकान तक पे अपना वीवो रखवाना है। और उन्होंने किया ऐसा, ओप्पो और वीवो ने। उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे उन्होंने जाके ब्रांडिंग ना की हो या ब्रांडिंग मार्केट क्या, ना बल्कि की। मुझे जहाँ तक पता है कि वो कहते हैं सिर्फ
जगह प्रोवाइड करें, बाकी हर चीज़ डेकोर वगैरह सारा कुछ उनका ही है, आपको रेडी शॉप करके देते हैं वो? बिल्कुल ऐसे ही है, वो शॉप रेडी करके देते हैं और इसमें ऐड करूँ तो वो आपको जो सेल्समैन होता है उसकी सैलरी भी देते बिल्कुल, हैं हाँ। और उसके टारगेट पूरा होने पे जो बोनस होता है वो भी आपको देते वो हैं, भी देते हो, बिजली के बिल वगैरह भी काफ़ी पर्क्स सारा वगैरह कुछ ये देते दे हैं। रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो ओप्पो और वीवो लेके आए ना, जो कि बड़ा पॉजिटिव था मार्केट में, कि इन ब्रांड्स ने पहले दिन से मार्केट में एडवांस कैश की पॉलिसी रखी, ठीक है। जो कि क्रेडिट की पूरी मार्केट थी, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर। सही। तो इन्होंने कहा कि हम लोग, आप हमें एडवांस कैश देंगे, ठीक है। फिर हम आपको स्टॉक देंगे और हमारे स्टॉक की डिमांड की जो है ना पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ओके। और इन्होंने फिर स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव एरियाज में बड़े लोगों को डिस्ट्रीब्यूशंस दी, ठीक है। जिससे उनका इंटरेस्ट भी रहा, पैसा भी इन्वॉल्व हुआ और फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स का पैसा इन्वॉल्व हुआ किसी ब्रांड के अंदर। ओके। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी का ही पैसा इन्वॉल्व हो रहा था पूरे तो सिस्टम के बेसिकली अंदर। इन्होंने मार्केटिंग के टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए आप लोगों का ही पैसा कलेक्ट करके प्रोडक्ट बनाई और उसमें से कुछ प्रोडक्ट पे लगाया, कुछ मार्केट पे लगाया, कुछ पॉकेट में डाला। बिल्कुल बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। और आज आप देखें मतलब मैक्सिमम जो ख़ास तौर पे टियर 3 के जो ब्रांड्स हैं या टियर 3 के जो यूज़र हैं, उनके हाथ में यही 2 फ़ोन नज़र आएँगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी बल्कि बट साहब ये भी बताइए कि इन्होंने आके 3-3 4-4 और ब्रांड भी तो बना दिए ना। अब वीवो का या ओप्पो के भी आगे सब ब्रांड्स भी जी बन जी गए हैं। जी, जिस तरह ओप्पो का रियलमी आ गया, इसी हाँ, तरह वीवो का भी अभी पाकिस्तान में तो नहीं आ सका। ठीक है। उनके कोई टैक्स वगैरह के कोई मामले थे या जो भी, ओवरऑल एक पूरा चेंज आया जिसमें डॉलर की प्राइसेस ऊपर गई, तो ये ब्रांड्स का मसला आ गया क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट्स आई हुई थी जी। और गवर्नमेंट ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं दे रही थी कि इनका कमाया हुआ पैसा या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वापस जा सके। सो इन ब्रांड्स ने बड़ा टफ टाइम भी देखा है। सही। ये बट जी, जी। बट मैं इसमें ऐड करूँगा कि जो Xiaomi ब्रांड है, जिसको मैं ऑलरेडी देख भी जी। रहा हूँ, जिसका ऑनलाइन वेबसाइट चला रहा हूँ और इनके प्रीमियम स्टोर्स चला रहा हूँ, Xiaomi ने अपनी स्ट्रैटेजी को इस दौरान भी बिल्कुल डिफरेंट रखा। ओके। Xiaomi बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव ब्रांड है। Xiaomi बिलीव करता है कि हम लोगों को, यानी एज अ ब्रांड Xiaomi को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे पैसा नहीं लगाना। ये सारा पैसा अपनी R&D और प्रोडक्ट पे लगाते हैं और ओके। कोशिश करते हैं कि इनकी जो प्राइसिंग है ना, वो बाकी ब्रांड से कम हो, ठीक है। जो इनका मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अच्छा, इसकी कुछ प्रोडक्ट मैंने भी Xiaomi की यूज़ की हैं, ख़ास तौर पे इनका जो बैंड है वो मैंने यूज़ किया और काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक बच्चों को फ़ोन लेके दिया था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ, मैं 100% एग्री करूँगा कि बहुत अच्छा है। और ओवरऑल क्वालिटी, जो बिल्ड क्वालिटी है इनकी और ख़ास तौर पे जो फीचर्स हैं वो अप टू द मार्क है। बस वही आप वाली बात की ब्रांडिंग में उस तरह से नज़र नहीं आते मार्केट बिल्कुल में, बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट की एक फ़ील जो होती है ना, वो आपको आती है फ़ील, प्रोडक्ट हाथ में पकड़ने से ही पता चलता है कि एक प्रीमियम ब्रांड है। इस पे मैं बाद में आपसे बात करूँगा। अच्छा, बट साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो ना सिर्फ मेरा बल्कि हमारे पूरे सुनने वालों का ये सबसे बड़ा इस वक़्त पेन पॉइंट बना हुआ है। वो पेन पॉइंट है सर जी, ये पीटीए का टैक्स। ये किस किस्म का टैक्स लगाया गया है? क्यों हम पूरी दुनिया से हट के ही चलना चाह रहे हैं? पूरी दुनिया में कहीं पे है बाय द वे ये टैक्स? पहले तो ये बता दें। टैक्सेस हैं, हर जगह पे हैं। अगर आप बात करें, टर्की में भी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अज़रबैजान में बहुत ज़्यादा है। नहीं, इसी टाइप के टैक्स हैं जी, 2 महीने यूज़ कर सकते हैं और ये इतना। जी, इसी तरह का है। ठीक है। टर्की में भी है, बल्कि ये जब सिस्टम आया था ना, तो इन्होंने टर्की को ही एज एग्जांपल बनाया था कि हम इससे जो है ना मिलता जुलता सिस्टम यहाँ पे डर्ब्स का जो इम्प्लीमेंट करें। डर्ब्स की भी पूरी आप देखें जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये गवर्नमेंट का बड़ा, मैं मानता हूँ, अच्छा स्टेप था, जिसके अंदर उन्होंने इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया कि गवर्नमेंट को एक तो ग्रे चैनल का काम पूरा रुकेगा, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स आएगा, प्लस एक वो ट्रैक कर सकेंगे कि कौन सा ब्रांड किस तरीके से वाइट लिस्टिंग करके स्टॉक लेके आ रहा ठीक है। है। लेकिन इवेंचुअली डर्ब्स को जिन्होंने भी सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया, जो कि प्रॉपर लीगल काम कर रहे थे, उसमें हमें भी आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट इस लेवल तक टैक्सेशन को जो है ना मिसमैनेज करेगी और काफ़ी चीज़ों पे टैक्सेस को जो है ना वो उस सिनेरियो में ले जाएगी जो कि बहुत कोई फेवरेबल नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं है, रियलिस्टिक भी रियलिस्टिक नहीं है, नहीं है। किसी के लिए भी नहीं है। और वो भी स्पेशली जब आप उस इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, उस पर कैपिटा इनकम का पार्ट हो, जो जी। कि इतनी ज़्यादा टैक्सेस पे कर ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसमें डर्ब से मुतल्लिक भी काफ़ी एक ऐसा मामला हुआ, जैसे हफीज़ सेंटर में जब ये डर्ब्स इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसका भी हाल रोड और हफीज़ सेंटर के कुछ दुकानदारों ने ना रास्ता निकाल लिया। ठीक है। वो बेसिकली IMEI नंबर की क्लोनिंग था, हाँ, जो कि बिल्कुल। एंड्रॉयड फ़ोन्स और इन चीज़ों पे जी। होता था।
वो एक छोटे फ़ोन की IMEI नंबर को क्लोन करते थे इस पे और फ़ोन का टैक्स देते थे उस छोटे फ़ोन का, और जिसकी वजह से उनका ये मेन फ़ोन चल जाता ये था। वही चीज़ है जिसको हम पैच का नाम देते हैं, पैच का पैच नाम देते करना, हैं, हाँ। बिल्कुल। तो इस पे आप यकीन करें कि डर्ब्स जब इम्प्लीमेंट हो रहा था तो PTA की सीनियर मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया ठीक है। और उन्होंने मुझसे ये पूरा सिस्टम समझा कि ये कैसे हो सकता है और हुँ, ये क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, जिसके फिर मेरे नाम से आर्टिकल्स भी आ गए मार्केट के अंदर हुँ, कि ये इस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये चल तो अभी भी रहा है, हाँ, बट इसके साथ साथ जो है ना सिस्टम भी अपग्रेड हो रहा है, बट जो टैक्सेस वगैरह हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक है। और इसमें जो लोकल प्रोडक्शन वाले फ़ोन्स हैं उनमें और इंटरनेशनल फ़ोन्स में जो टैक्स का डिफरेंस है वो भी जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं रहा, ठीक अगर है। मैं लो एंड और मिड मिड हुँ, टियर की हुँ, बात करूं। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो फ़ोन्स यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं वो असेंबल हो रहे हैं, यहाँ पे बन कुछ नहीं जी, रहा। जी, बिल्कुल। लाइक हम लोग अभी फिक्सिंग ही तक है। एक 2,000 रुपये वाले फ़ोन की LCD या बैटरी भी नहीं बना नहीं सके। बना सकते, ऐसा ही बैटरी है। पे काम हो रहा है बट एक LCD नहीं बना सके, हाँ जी। जो LCD 70 रुपये की कॉस्ट करती है चाइना में। हाँ, और वेरी अनफॉर्चुनेट टू से जो चीज़ें यहाँ पे बन भी रही हैं, अभी हम क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रहे। अब वो देखें ना, यहाँ की ली हुई बैटरी आप फ़ोन में इंसर्ट करें, आपका फ़ोन के अंदर मल्टीपल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उस तरह से बिल्कुल। ना वोल्टेज कंट्रोल हो पा रहे हैं, ना वो क्वालिटी आ पा रही है। देखिए, टैक्सेस पूरी दुनिया में है, लेकिन ज़्यादती कहीं पे भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती और खुला तज़ाद भी है कुछ चीज़ों के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आईफ़ोन है, क्या हम हमारी लेट मी पुट इट दिस वे, क्या हमारी औकात है आईफ़ोन बनाने की इस वक़्त एज़ ए कंट्री, एज़ ए नेशन? नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। इवन इंडिया में गया है लास्ट ईयर भी आईफोन 15 प्रो मैक्स की या आई थिंक सो 15 प्रो की हुई है वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन, वो मैच नहीं कर पाए, तो एप्पल ने प्रोडक्शन रुकवाई है वहाँ पे, अगेन चाइना से हुई है, अभी उस पर काम कर रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्री जो कि ऑलरेडी मिच्योर हो चुकी है अपनी प्रोडक्शन वाली साइड पे, वो नहीं क्वालिटी मेंटेन कर पाए, तो हम कहाँ से कर पाएंगे? सबसे पहले तो ये देखना है कि वो पंजाबी कहते हैं खोता कोड़ाई कोई पाव बेची जा रहे हो। अब आईफोन 15 प्रो मैक्स लेट्स से 256 GB और 512 और 1 TB, प्राइस में कितना बड़ा गैप है इनके? 256 GB और 1 TB के बीच में आई थिंक सो 100,000 का फ़र्क है। बिल्कुल। 1 लाख का प्राइस में गैप है, आप टैक्स सेम ही ले जा रहे हो। पहला तजाद यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी है। दूसरा, आप 15 प्रो मैक्स का आई थिंक सो इन्होंने अब थोड़ा सा डिफरेंट किया है, 14, 13 और 12 का सेम टैक्स है। देखिए, ब्रैकेट्स को सेंसिबल बंदा बैठा ही नहीं है पीछे, लग ही रहा है कि बस जिसके दिमाग में जो आया, शेख साहब ने जो रात को सोचा, ख्वाब में सुबह उठ के इम्प्लीमेंट करवा दिया। रियलिस्टिक बनाएं सर, आपने लेना टैक्स कलेक्ट करें, बिल्कुल बंदा खुशी से देगा आपको, लेकिन ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू प्राइस होनी चाहिए। फ़ोन की प्राइस गिरती है यार 2, 4, 5 महीने के बाद, टैक्स वहीं पे खड़ा है, टैक्स 2-2 साल वहीं पे खड़ा रहता है। उसके बाद अगर टैक्सी लेना है आपने, इस वक्त क्या फ़ोन हमारी ज़रूरत है या लग्जरी है, पहले तो इसको देख लें। आप जैसा शख्स, क्या आप लग्जरी के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं? आपकी ज़रूरत, उसके बगैर आपका कारोबार नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। अब क्या हमारी गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन जो दुनिया से ब्रांड को अट्रैक्ट करके लेके आ रहा है पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर, क्या ये चाहते हैं उसको बटनों वाला फ़ोन दिया जाए? देखें, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैं अभी कल परसों ही टैक्सेस को देख रहा था और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि अगर आप इससे भी पहले चले जाएं, जो आईफोन XS हैं, XS मैक्स हैं, उन पे भी अभी जो है ना 60-70 हज़ार रुपए के करीब का टैक्स बना हुआ है। और इतने के वो फ़ोन है, इतने के वो फ़ोन है। और मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि अगर आप मार्केट में वो फ़ोन लेने चाहें ना, तो वो शायद फ़ोन भी इतने के ही होंगे। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। तो बात ये है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, एक पूरा इनिशिएटिव था। जी, तो कम से कम आप उन लोगों को जिनका एक स्पेसिफिक बजट है और वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें बहुत फैसिलिटेट करें। मैं इस चीज़ पे गवर्नमेंट के साथ हूँ और मैं मानता हूँ कि जो आपकी बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है उस पे आप टैक्सेशन बढ़ाएं, ज़्यादा करें, लेकिन एक स्पेसिफिक जो है ना प्राइस ब्रैकेट, उसमें रियलिस्टिक टैक्सेशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन मार्केट सर्विस एंड मार्केट वैल्यू। बिल्कुल सही है। इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू चेक द मार्केट। मैं कहता हूँ अगर ऑनलाइन बैठ के OLX पे ये प्राइसेस देख लेना कि ऐसे फ़ोन ही है। कितने के हैं, तो इनको टैक्सेस बनाने में इससे ज़्यादा आसानी हो जाए। अहमद भाई, इससे भी आसान तरीका है यार। देखिए, आपने बड़ी प्यारी बात की कि वी आर एमिंग फॉर डिजिटलाइजेशन इन आवर कंट्री। सर, आप पर पर्सन एक फ़ोन अलाउ कर दें साल में, 2 साल में कर दें। चले, आपको लगता है ना कि भाई आवाम को जो है ना ज़्यादा शिशकों में नहीं डालना, 2 साल में एक फ़ोन कर दें, उस पर टैक्स फ्री कर दें। अब इस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रैवलर आते हैं हमारे पास, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 महीने रह के जाती हैं, उनका फ़ोन ही बंद हो जाता है।
सेकंड टाइम जो विजिट करता है उसका फ़ोन ही नहीं चलता। अब मेरा भाई रिसेंटली नॉर्वे से होके गया पाकिस्तान, और भाई साहब आए हैं, उनको इधर फ़ोन हमसे मांगता फिर है। मैं कहा यार तुम्हारे फ़ोन को क्या हो? कहता यार लास्ट टाइम आया था वो पीटीए यूज़ हो गया, अब चल ही नहीं रहा वो सिम। तो ये देखिए ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस ही नहीं है। इनको बैलेंस करना पहली चीज़ तो ज़रूरी है, और दूसरा रियलिस्टिक टैक्स लगाएं, बिल्कुल ताकि इसमें आपकी ओवरऑल देखें, जब आप इतने हैवी टैक्स लगाएंगे तो फिर हो क्या रहा है, 2 नंबरी हो रही है ना। अब एक और नया जो मुझे चीज़ पता चली है कि वो 2 महीने आपको एक सिम पे मिलता है, 2 महीने, 4 महीने यूज़ करते हैं लोग, उसके बाद उस फ़ोन की प्राइस इतनी कम हो जाती है कि वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। हम इंपोर्ट करने की बजाय वो फ़ोन एक्सपोर्ट करा। अब यहाँ से फ़ोन ले जाके आप अफ़गानिस्तान बेच देते हैं, तो वो अफ़गानिस्तान में यहाँ से बेहतर प्राइस पे बिकता है, क्योंकि वहाँ तो वो चक्कर नहीं है ना सिम वाला। या फिर दोबारा उसको दुबई का चक्कर लगवा देते हैं, बिल्कुल दुबई से फ़ोन यहाँ आ रहा है और यहाँ से दोबारा वापस जा रहा है फ़ोन, फिर वो पैच वाला चक्कर चल गया। अब ये पैच वाला चक्कर क्या है बेसिकली इसमें, ये वही छोटे फ़ोन्स की वो अभी तक चल रही है, या इसमें कोई नई चीज़ भी आई है? पैच वाले फ़ोन्स का अब देखें, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना, वो कहते हैं ज़रूरत है जात की माँ है। हाँ। तो वो इसी तरह से होता है कि पैच में भी नए से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जी। क्योंकि एक मसला है, मेजर अवाम हमारी देखें ना 200 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, हुँ। तो उसमें एक जब ज़रूरत बनती है ना, तो फिर पैचेस बनते यहाँ पे नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स। पैचेस की सारी कोडिंग प्रोग्रामिंग वो तो बाहर से ही होती ज़्यादा है, चाइना में हो रहा है या ज़्यादा हांगकांग में चाइना हो में रहा है। हो रहा है, हाँ। हांगकांग में हो रहा है, बट स्पेसिफिकली वो पाकिस्तान मार्केट को देखते हुए भी ये करते होंगे हाँ। कि हमारा नेटवर्क उसको कैसे सपोर्ट करता है, या नेटवर्क के अंदर से किस तरह से लूप होल्स निकाल के अपने पैच को अपग्रेड करना है। बट अगर आप देखें तो अभी तक आईफोन का वो पैच वाला मामला नहीं नहीं आया, आया। लेकिन वो जेवी सिम ने उसको कुछ करके जेवी आइटम या जेवी ये क्या है जेवी सिम? पहले ये बता दें, उसके बाद ये जेवी वाला भी बताइए। जेवी आईफोन्स या जेवी सिम्स को आप ये कह सकते हैं कि जेवी प्रोडक्ट वो होती है जो बाहर से लॉस्ट या स्टोलन हो, और आप के कॉन्ट्रैक्ट वाले फ़ोन्स हो जिसका आपने फुल पे ना किया हो किसी ने भी, हाँ। और वो फ़ोन्स जो है ना आप यहाँ पे ग्रे चैनल के थ्रू मंगवा लें और यहाँ पे बेचें। ठीक है। सो अगर वो फ़ोन, अगर आप एग्जांपल लें कि यूके में किसी का फ़ोन गुम गया और वो रिपोर्ट करता है कि माय फ़ोन इज़ लॉस्ट या माय फ़ोन इज़ स्टोलन, ठीक है। या कोई हमारे ही पाकिस्तानी भाई कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट पे निकलवा कॉन्ट्रैक्ट के में। 1 या 2 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट दे के उसको पाकिस्तान भेज देते हैं हुँ। और उसका इंश्योरेंस क्लेम ले लेते हैं, तो वो फ़ोन्स यहाँ पे क्योंकि उस पे ऑफिशियली सिम नहीं चल सकती, हुँ। तो फिर वो एक जेवी जो सिम ट्रे होती किट है होती है, हाँ। उसके थ्रू ना प्रोग्रामिंग करके ये बताया जाता है कि ये फ़ोन जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना वाइट लिस्टिंग वाला फ़ोन है और ये ओके। नेटवर्क सपोर्ट करेगा, और देयर इज़ हाँ। नो प्रॉब्लम विद एप्पल सर्वर, और आप इसको चला सकते हैं। तो उसमें जैसे ही आई थिंक सो आप सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करते हैं, उसका नया वर्ज़न डालते हैं, तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। फिर जेवी का भी अपडेट आ जाता है, क्योंकि जेवीज़ में भी आए दिन अपडेट्स आ रही होती हैं कि ये अच्छा। वर्जन्स आ रहे होते हैं कि ये किस वर्जन को सपोर्ट करेगी। अच्छा, इसमें ज़्यादा स्टोलन से ज़्यादा आई थिंक सो जो केस है ना, वो ये वाला है, कॉन्ट्रैक्ट वाला है। बिकॉज़ आईफ़ोन का जितना भी यूज़र है वो इतना मैच्योर ज़रूर है कि वो आईक्लाउड होता है बीच में, तो आईक्लाउड लॉक करो किसी का बाप भी नहीं खोल सकता। मैंने सही ये बात सुना है, है। सही बात है। आईक्लाउड का अभी तक कोई तोड़ नहीं आया। नहीं आया। इसका भी बैक इन द डेज़ एक आया था, आई थिंक सो अभी वो भी इर्रेलेवेंट हो गया, क्योंकि आईफ़ोन भी स्मार्ट है ना। उसने क्या किया, पहले होता था कि वही पुराने छोटे वाले आईफ़ोन को लेके उसका वो प्रोसेसर उसमें कर चेंज करके आईएमई वगैरह उधर चेंज करके करते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आई कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आईफ़ोन का अपडेट नहीं जाता टू द लेटेस्ट, तो उस चक्कर में वो भी क्रैक आईफ़ोन ने ख़त्म कर दिया। तो अब वर्ल्ड वाइड आई थिंक सो मिलियंस ऑफ फ़ोन है इस वक्त जो आईक्लाउड पे लॉक पड़े हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। एक रिपोर्ट आई थी, बल्कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं उसका पता। तो इसमें सर इस तरह बचे किस तरह हमारे जो आम बेचारा शहरी है जिसको नहीं पता इन चीज़ों का, ये जेवी क्या है, पैच क्या है, और ये सारे जो 2 नंबर तरीके चल रहे हैं, इनसे बचे कैसे? एक यूज़र की अवेयरनेस के लिए बता दें कि जब को फ़ोन ले क्या, अब देखिए दुकानदार भी वही काम कर रहा है, ऑनलाइन भी वही स्कैम हो रहे हैं, तो बेचारा यूज़र जाए किधर? देखिए, अगर तो दुकानदार आपको जेवी फ़ोन बता के बेच रहा है ना, हाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि फिर आप खुद गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट पीछे से जो है ना इसका क्लेम लिया गया है, सही। और जो है बेसिकली बात आपकी वो ठीक है, बट जिस बंदे ने अपना फ़ोन क्लेम करना है इंश्योरेंस में, वो वहाँ पे स्टोलन का ही एक बहाना बना के हाँ, बताएगा कि ऐसे मेरा ही फ़ोन है। गुम गया है, हाँ। भेजा उसने खुद ही होता है इधर। जी। तो बात यही है कि जिसकी जितनी जेब जितनी चादर उसको उसी में रहना चाहिए, और बंदा अपनी लाइफ में जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और जितनी ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें बढ़ाता है, फिर मज़ीद उसको कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना ट्रू, पड़ता ट्रू। है, और वो अपना एक इमेज बहुत देर तक मेंटेन नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लोगों की ज़रूरत देखे ना, कि अगर एक फ़ोन 4 लाख रुपए का है और वही फ़ोन 2 लाख रुपए में उनको मिल रहा है जेबी वाला, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सेशन इतनी रिलैक्स कर दें उस बिल्कुल। स्पेसिफिक मॉडल के आसपास के मॉडल की, कि वो स्पेसिफिक तबका जो है ना
वो ये 2 नंबर चीज़ लेने से बजाय कोई ओरिजिनल चीज़ ले ले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट के एंड पे भी फैसिलिटेट करना चाहिए। वेयर एज़ यूज़र को ये चाहिए कि इन केस ऑफ आईफ़ोन वो अपनी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है एप्पल सपोर्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, एप्पल वारंटी आप गूगल पे जाके लिखें, एप्पल वारंटी चेक, आपको एक वेबसाइट खुल जाती है, उस पे आप सीरियल नंबर डालें, उसका सारे का सारा आपको जो है ना फैमिली बैकग्राउंड मिल जाएगा फ़ोन का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सर जी ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया या जितने ये रूल चेंज होते रहते हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप जैसे लोग जो हैं, क्या ऑन बोर्ड हैं गवर्नमेंट के इस पीटीए के साथ कि भाई ये इस तरह से आप नहीं करें? कोई आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, कोई आप लोगों का मशवरा लिया जाता है, या बस उन्होंने एक दफ़ा आपसे मीटिंग कर ली, पूछ ली, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे हो चीज़ें? देखिए हमारी यूनियन डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी बनी हुई है। ठीक है, उसमें भी एक प्रेसिडेंट है, एक चेयरमैन है, जो इसको देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके उनको चीज़ें बता रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन नॉर्मली जितने नए फ़ोन्स आते हैं उनकी टैक्सेशन और ये सारी जो हैं वो हम लोगों से ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि इस पे इतना टैक्सेशन आप करें हुँ, या ये टैक्सेस लगाएं। ये गवर्नमेंट की अपनी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो जिसी तरह आईफोन में भी कर रही हैं हुँ। कि अब पुराने मॉडल्स पे भी तकरीबन बहुत थोड़े डिफरेंस पे टैक्सेस लग रहे हैं। सो ऐसे ही। इट्स ऑल अप टू देम। मे बी वो इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाके प्राइसेस देखते होंगे, उस हिसाब से टैक्सेस को एडजस्ट कर देते होंगे हुँ। और उसी हिसाब से वो लगा देते होंगे। अच्छा, मार्केट में एक और भी मिथ चल रहा है, मैं तो इसको मिथ ही कहूँगा जी, मेरा बंदा अंदर पीटीए 'ਚ जान ना लै, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खुलवा देंगा। क्या ऐसा कुछ है सिस्टम, पीटीए को बायपास करने के लिए कुछ है अंदर, गेम करते हैं लोग? पीटीए को बायपास नहीं किया जा सकता, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था, ये बड़े कम लोगों को पता है कि कुछ लोग अगर आईफोन का टैक्स था ना 1,30,000 रुपये का, जी, तो वो 1,00,000 रुपये में वो टैक्स पे कर रहे थे ठीक है। और उनको पीटीए से मैसेज भी 1,30,000 का आ रहा था। ओके। और इसके पीछे जब थोड़ा बहुत इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि जो लोग जो है ना इंटरनेशनल करेंसी या बिटकॉइन या इस मामले में कैश आउट करना चाहते हैं, हाँ। तो वो दे आर विलिंग टू सेल इट फॉर 1,00,000 रुपीज़ के 20-25 हज़ार का हम लॉस ले लेंगे, बट हम हाँ, बाहर के क्रेडिट कार्ड से या बाहर के अकाउंट से डेबिट कार्ड से पीटीए की वेबसाइट पे उसको पे ऑफ कर देंगे। ओके। तो ये बहुत बड़ा चीज़ चल रही थी, लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में ये बहुत एक क्रिमिनल एक्ट में भी आ बिल्कुल, सकता है हाँ। कि अगर वो पैसा मनी किसी लॉन्ड्रिंग में आती है मनी चीज़, लॉन्ड्रिंग में हाँ। आ सकता है, या किसी के स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स हों जी, इंटरनेशनली, बिल्कुल। वो कोई बंदा लगा के कर रहा हो, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी थोड़ा-सा आते हैं ज़रा ऑनलाइन के स्कैम की तरफ, या ऑनलाइन की दुनिया ने जो पिछले 4-5 साल के अंदर एक शिफ्ट लिया है। इसमें बहुत सारे लोग, जिस तरह आप भी इसका हिस्सा हैं, कि आपने अपना एक ट्रेडिशनल फिजिकल चलते हुए स्टोर्स को ऑनलाइन में भी कन्वर्ट किया और अच्छी खासी आपकी माशाल्लाह सेल है ऑनलाइन में। तो इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये प्रोडक्टिव है, पॉजिटिव है, इसका फ़ायदा हो रहा है लोगों को? अच्छा, आजकल ये नज़र आ रहा है टिकटॉक के ऊपर जो है, छोटे भाई बड़े भाई दुबई से बड़े मशहूर हुए हैं, फिर वो गुजरात के एक हैं, आई थिंक सो बट ब्रदर है, ये शेख ब्रदर हैं, उन्होंने बड़ी जो है ना इस पे हाइप क्रिएट की हुई है। लाहौर के कुछ लोग हैं जो बहुत मैसिव लेवल पे सिर्फ अपनी टिकटॉक की वीडियोस वगैरह बना के, और वहाँ से उन्होंने पॉपुलैरिटी ली और मैसिव अमाउंट ऑफ बिजनेस वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो आप भी डेफिनेटली एक ऑनलाइन ब्रांड चला रहे हैं, तो इस शिफ्ट ने एक ट्रेडिशनल बिजनेस को किस तरह से जो है इम्पैक्ट उसके ऊपर आया, या उसको भी फ़ायदा हुआ और ऑनलाइन की एक अलग से जर्नी भी आप लोगों की स्टार्ट हुई? देखिए डिजिटलाइजेशन में तो फिर इम्पैक्ट हर जगह पे आया है। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप बहुत कोई किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से मार्केटिंग पढ़ के आए हैं तो आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। जी। उसकी एग्जांपल आपके सामने टिकटॉक की है हाँ, कि बिल्कुल। टिकटॉक का कंटेंट जो है वो पाकिस्तानियों का पूरा टैलेंट निकल के बाहर आ गया है। और वो कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा ख्याल है बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ का ऐसा नहीं होगा जो कि टिकटॉक की एक स्पेसिफिक ऑडियंस है बिल्कुल, जिनका वो बिल्कुल। रहा है और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ जो हैं वो उस पे आ चुके हैं। तो उसमें आप अगर एग्जांपल देखें तो जिन लोगों ने भी अपना एक कंटेंट बनाया, बेसिकली दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, जी, और कंटेंट के अच्छे होने की वजह से या एक स्पेसिफिक टीजी को टारगेट करने की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक आई है। बिल्कुल। तो अगर आप एग्जांपल दें, वो जो आप बात कर रहे हैं शानदार मोबाइल की, हाँ, शानदार मोबाइल वो बिल्कुल। एक स्पेसिफिक टीजी है जो उसको वो एक अट्रैक्ट कर रहा है, जी। जो उस मिजाज के मुताबिक कंटेंट बन रहा है। हुँ, सो कंटेंट में भी मैं यही देखता हूँ कि अगर आपका कंटेंट आप अपने मुताबिक बनाए ना कि मैंने बड़ा सोफिस्टिकेटेड रह के रखना है, तो फिर आप उस मैसेज में नहीं पहुँच बिल्कुल सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये कंटेंट जो है ये हमारे माशरे की एक अक्कासी भी करता है हाँ। कि किस तरह का कंटेंट हम लोग पसंद करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है हमारा कल्चर या हमारा मीडिया या हमारा एक पूरा सिस्टम एक्सपोज होता है कि हम लोग किस तरफ जो है ना
कंटेंट को लेके जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बट जिन लोगों ने इसको बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए किया, उन्होंने इसको ई कॉमर्स से हट के अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को भी इम्प्रूव किया। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे वो दुबई वाले जो 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, हाँ जी, या छोटा भाई बड़ा भाई है। हाँ, छोटे भाई बड़े भाई, या ये शानदार मोबाइल हैं, जी, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं है। हाँ जी। ये नॉर्मली जो है अपने फिजिकल स्टोर्स को ये या ट्रैफिक डाइवर्ट करवा रहे हैं ट्रैफिक बेसिकली। डाइवर्ट करवा अच्छा, रहे ये हैं। छोटा भाई बड़ा भाई जो फ़ोन फेंकते हैं, आईफ़ोन ही फेंकते हैं और कोई नहीं फेंकते, क्या ये जेन्युइनली फेंकते हैं? देखें, आईफोन की प्रॉपर टेस्टिंग होती है जब आप प्रोडक्ट लॉन्च होती है। हाँ। तो जितने इनसे बड़े डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो इंटरनेशनली हैं, वो भी सारे इसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। सर जी, साਡਾ तो एक बारी वैसे डिग जाए तो टूट जाता है, इन्हां दे इंज फुटदे ने तां भी वो नहीं हमारी टूटदा। किस्मत ख़राब होती है ना। मुझे याद है मैं 2014 में 2014 में मैं गया था हुआवे की हुआवे सिटी कहते हैं चाइना के अंदर। ठीक है। लाइक वो फैक्ट्री तकरीबन 2 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ी है। अच्छा। लाइक इतनी बड़ी फैक्ट्री है, दे कॉल इट हुआवे सिटी। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उनका जो टेस्टिंग यूनिट्स थे ना, वो मशीन्स के साथ एक फ़ोन को तकरीबन 10,000 दफ़ा गिरा रहे थे एक स्पेसिफिक हाइट से। वाह! फिर एक सेपरेट मशीन थी जो कि हाइट बढ़ा के गिरा रही थी। हुँ। फिर चार्जिंग प्लग की वो पिन्स लगाते थे और निकालते थे, लाइक ओवर 1 लाख टाइम्स। सो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि ये कंपनीज R&D और इन चीज़ों पे काफ़ी पैसा लगाती प्रॉपर हैं। एक्सटेंसिव टेस्टिंग हो रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। तो इसमें सर आपकी जर्नी में जानना चाहूँगा, सारी हमने बातें कर ली इस पे, मैं आपकी जर्नी चाहूँगा जानना चाहूँगा कि ये जो Xiaomi का आप ब्रांड लेके आए, MI का ब्रांड आप लेके आए पाकिस्तान के अंदर, ये क्या है और किस तरह से आपने कन्विंस किया? क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर ब्रांड लेके आना और उसकी टू सम एक्सटेंट सोलो ओनरशिप लेना बहुत बड़ी बात है ये। देखें, 2016 में मैं जब अपना हफीज़ सेंटर वाला बिज़नेस कर रहा था, तो उस टाइम नया नया दराज.pk बहुत फेमस हो रहा था। बिल्कुल। सो मुझे एक शौक़ था कि यार ऑनलाइन बिज़नेस को देखा जाए। मैंने पहले अपनी जो है बिज़नेस की वेबसाइट बनाई, फिर उसके बाद दराज.pk पे मैंने काम शुरू किया, एंड विद इन 6 मंथ में दराज का नंबर 1 सेलर बन गया पाकिस्तान वेरी में। गुड। मुझे याद है कि मेरी 1 महीने में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की सेल थी दराज माशाल्लाह। की, बैक इन 2016। वेरी नाइस। और दराज के को फाउंडर और CEO थे मिस्टर बिहार के, और मेरा ख्याल है अभी भी वो CEO हैं। तो वो जब पाकिस्तान आए ना, तो उन्होंने सिर्फ 2 वेंडर से मुलाकात की। तो मुझे आज भी याद है कि वो हफीज़ सेंटर में बेसमेंट में जो हमारा ऑफिस था, वहाँ पे उन्होंने मेरे से मुलाकात क्या की। बात है। फिर शहजाद साहब थे जो पाकिस्तान में दराज के CEO थे और उसको हेड करते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि एक ब्रांड है Xiaomi, and they wanted to come to Pakistan and they wanted to meet our team, so I would like you to meet with them. So मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या है। मुझे आइडिया था Xiaomi का, क्योंकि इन्होंने लॉन्च किया था एज एन ई-कॉमर्स ब्रांड, हाँ। एंड दे वर इनिशियली सॉफ्टवेयर कंपनी, और दे वर मार्केटिंग देयर सॉफ्टवेयर्स कि हम लोग बहुत सॉफ्टवेयर कंपनी है और हम लोग एक कॉस्ट इफेक्टिव फ़ोन लेके आ रहे हैं। तो वहाँ से एक आगाज़ शुरू हुआ। वो टीम इधर आई, मेरी उनसे मुलाकात हुई। फिर मेरे जो 2 पार्टनर्स थे, उनको मैंने कहा कि ये आप भी मीटिंग को ज्वाइन करें। तो फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुआ, और हम लोग चाइना गए। फिर PTA का बहुत बड़ा मसला था। सही। PTA का सबसे बड़ा इशू ये था कि जिस तरह आईफोन में आई मैसेजेस होते हैं, हाँ, इस तरह हाँ। Xiaomi में Xiaomi मैसेजेस थे, ठीक है। और वो मैसेजेस ट्रैक नहीं हो पाते थे, ओके। क्योंकि वो उसी तरह इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहे थे जिस तरह आईफोन के आते हैं। सही। तो यहाँ पे MI ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इन सब ने कहा कि हम Xiaomi को पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। हाँ। फिर पूरा उनको एक्सप्लेन किया, प्रेजेंटेशन दी कि ये आईफोन में भी इसी तरह आ रहे हैं और ये फ्यूचर में सब फोन्स में इसी तरह हाँ जी। आएंगे। तो फिर जब उसका अप्रूवल आया, तो Xiaomi ने कहा कि ठीक है, हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, बट हमारा क्राइटेरिया ये है कि आप पहले हमारे साथ एक्सेसरीज़ का बिज़नेस करें, जिनको है। ये इको प्रोडक्ट्स हाँ, हाँ, कहते हैं। बिल्कुल। इनका पूरा इकोसिस्टम है जिसमें तकरीबन 500 प्लस आइटम्स जी। हैं। तो मेरा जो पहला ऑर्डर था वो $50,000 का था, माशाल्लाह। और एक्सेसरीज़ का। सही। और हम तीनों पार्टनर ये सोच रहे थे कि हमने ज़िंदगी में कभी एक्सेसरीज़ का बिज़नेस नहीं किया, तो हम इसको कैसे बिकेगी बेचेंगे। कैसे? बट अगेन वो जब आई, सारा कुछ हुआ, और साथ 2 मॉडल्स उन्होंने हमें स्टार्ट में दिए। ठीक है। मुझे आज भी याद है, वो एक मॉडल था Redmi Pro Max। ठीक है। Pro Max मॉडल था। इट वाज अ फैबलेट, लाइक ऑलमोस्ट 6.8 इंच उसकी स्क्रीन थी, जी।
और वो फ़ोन आया था, उसके 500 यूनिट्स थे और वो हमने दराज पे लगाए थे और तकरीबन हम 12 मिनट में स्टॉक आउट हो गए थे। वाह। तो यहाँ से फिर बिज़नेस शुरू हुआ। फिर इवेंचुअली हमारा प्लान था कि हम Xiaomi की यहाँ पे ऑथराइज़ वेबसाइट जो है वो शुरू करें। फिर हमने शुरू की वेबसाइट विच वाज़ mistore.pk जी। और उस पे हमने ये सोचा कि यार हमारा चूँकि ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस नहीं है और इसको बहुत मैसिव लेवल पे लॉन्च करने के लिए ना बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सही। तो mistore.pk में हमारी पहली स्ट्रेटजी ये थी कि हमने पहले दिन फ्लैट 50% ऑफ देना था फ्लैट 50% Yes. इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में। वाह। और आप यकीन करें कि मुझे याद है हमारे उस टाइम पे Amazon AWS के सर्वर्स थे, हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर थे और पहले दिन चौक हो ही गए। वेबसाइट चौक हो गई, उस पर तकरीबन कोई 18,000 एक्टिव यूज़र आ गया वाह। और पूरे पाकिस्तान में आर्टिकल्स लग गए, वीडियोस आ गई, यूट्यूब पे वीडियोस आ गई, वीडियो वाली सरकार है उनकी वीडियो आ जी, गई बिलाल मुनीर। कि बिलाल मुनीर की कि ये जो है ये किसी किस्म का स्कैम नहीं है, उनके साथ मसला हो गया है, उनकी वेबसाइट डाउन हो गई है, उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फिर नेक्स्ट डे हमने सेल को एक्सटेंड किया सही। और हमने उस सेल को बिल्कुल चलाया और उसमें हमने अच्छे खासे पैसे जो हमने मार्केटिंग में लगाने थे ना वो हमने सारे प्राइसिंग के अंदर डाल दिए। और जेन्युइन था 50% ऑफ। जेन्युइन 50% था एंड इट वाज ऑल फ्लैट 50% ऑफ। वाह। बट एक बंदा सिर्फ 2 आइटम डाल सकता था कार्ट में, ठीक एक है। एड्रेस पे 2 आइटम जा सकती थी। सही सही। सो फिर आर्टिकल्स लग गए प्रो पाकिस्तानी पे हर जगह कि ये वेबसाइट आई है और इनकी सेल्स शुरू हो गई। तो इवेंचुअली फिर ग्रो करते करते मुझे याद है कि 2021 अप्रैल के अंदर mistore.pk की एक मंथ की जो सेल थी वो 160 मिलियन थी माशाल्लाह। और तकरीबन 1 मिलियन प्लस की ट्रैफिक थी। वेरी नाइस। तकरीबन 9,000 प्लस ऑर्डर था जो हमने एक महीने में क्या डिस्पैच बात किया है, था। क्या बात। सो इसी तरह चलते रहे, सारा कुछ हुआ। फिर हमने फिज़िकल स्टोर्स की तरफ आए, पैकेजेस मॉल में हमारा जी। स्टोर खुला पहला, फिर दूसरा हमने फैसलाबाद में खोला, तीसरा हम लोगों ने फिर गीगा मॉल में खोला, फिर इसी तरह एम्पोरियम मॉल एंड ऑल टुगेदर ये चलता रहा। अभी कितने स्टोर हैं इस वक्त MI के? MI के जो टियर 1 के स्टोर्स हैं जिनको Xiaomi एक्सपीरियंस स्टोर्स कहता है वो भी 3 हैं पाकिस्तान ठीक है। और ओवरऑल टोटल जो है? ओवरऑल देयर आर मोर देन 50 स्टोर्स इन अच्छा, पाकिस्तान। आपके पास सारे ही आपके पास हैं या आपके पास सिर्फ जो एक्सपीरियंस स्टोर है वो है? हमारे क्योंकि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो एक्सपीरियंस स्टोर्स का क्राइटेरिया था ना वो डिस्ट्रीब्यूटर ही फुलफिल कर सकता था, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस स्टोर में से मोबाइल फ़ोन्स नहीं होता। हाँ, पूरी उनकी रेंज है। उसमें 100 प्लस आइटम्स की अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सही। और वो फिजिकल स्टोर्स का पूरा डाटा जो है ना वो Xiaomi हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर रहा होता है ओके। और अपनी नई पॉलिसीज़ वगैरह वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो उसकी वजह से जो है ना जो हमारे कंपनी ओन थे वो 4 स्टोर्स थे। ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइस का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि मैंने एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया था कि अगर आप मार्केट से जाके लेते हैं तो प्राइस थोड़ी कम होती है, अगर आप ऑफिशियल ऑथराइज स्टोर से लेते हैं वहाँ प्राइस ज़्यादा होती है। इसमें मेन जो है वो ब्रांड की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं ठीक स्टोर्स है। की तरफ, जो एक्सपीरियंस स्टोर्स होती हैं, हाँ। क्योंकि एक्सपीरियंस स्टोर्स का जो सिनेरियो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। सही। मैं आपको सेम एग्जांपल दूंगा, जो हमारी अभी ऑथराइज वेबसाइट है xiaomisale.com, उस पे भी आप ब्रांड की मर्जी के बगैर प्राइसिंग चेंज नहीं कर ओके, सकते। मैप लगा हुआ है उसके ऊपर। मैप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पे जो मतलब बाहर से आप मार्केट से लेते हैं तो प्रिसाइजली अपने डिस्काउंट या जो उनकी अपनी परसेंटेज होती है उसमें से छोड़ते हैं वो प्राइस। उसमें से छोड़ते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस स्टोर का आपको सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आपको पता होता है कि वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। हाँ। दूसरी वजह ये है कि या दूसरी एक आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स मिलती रहती हैं बंडल की फॉर्म में। जी। अगर आपको डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे, एक्सेसरीज के बंडल्स में आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ऐसा ही है। फिर हमने अपने ऑफिशियल एक्सपीरियंस स्टोर पे 3 ईयर की ऑफिशियल वारंटी दी हुई है, वेयर अच्छा। मार्केट में 1 ईयर की मिल रही होती हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको वैल्यू जो है ना वो हम ज़्यादा स्टोर्स पे सही। और प्रोवाइड जो करते 3 इयर्स की वारंटी दे रहे हैं इसका एक्स्ट्रा कुछ चार्ज भी करते हैं आप या उस प्राइस ये उस प्राइस में इंक्लूड होती है? 3 ईयर्स की वारंटी में फर्स्ट ईयर की तो फुल फ्लैश वारंटी होती है। ठीक है। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपको जो है ना वारंटी वो सर्विस और जो रिपेयर है ना वो FOC होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होती है। है। सही है। अगर उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट लगा जो कि चेंज होने वाला है या कोई फॉल्टी है, सिर्फ उसका चार्ज पार्ट का चार्ज होगा, सर्विस के कोई चार्ज सर्विस के कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये जो अभी आपने Xiaomi sale.pk वाली जो वेबसाइट है ये क्या डिफरेंट है MI से? देखें, ये वेबसाइट जो है पहली मेरा प्रोजेक्ट था mistore.pk, जी। मेरी कंपनी जिससे जो मैंने शुरू की थी Xiaomi में, दैट वाज स्मार्टलिंक टेक्नोलॉजीज।
और अब मैंने तकरीबन आफ्टर 6.5 years 2023 अप्रैल में मैंने एक न्यू कंपनी बनाई, ठीक है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो वर्किंग स्टाइल था या जो फोकस था वो बहुत डिफरेंट था। सही। मेरा फोकस ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन से हट के ब्रांड की तरफ, ऑर्गेनाइज रिटेल की तरफ और ई कॉमर्स की तरफ ज़्यादा था। तो फिर इस वजह से ये जितने स्टोर्स वगैरह थे ये मैंने जो है ना अपनी नई कंपनी में शिफ्ट कर लिया। और इसी तरह Xiaomi ने ना दूसरी वेबसाइट को ऑथराइज़ कर दिया, विच इज़ xiaomisale.com। ठीक है। तो ये जो भी आपकी Xiaomi sale.com है, ये मैनेज्ड बाय आप लोग हैं, ये मैनेज्ड बाय चाइना से Xiaomi कर रहा है इट्स डायरेक्ट? मैनेज बाय आवरसेल्व्स बट अंडर द सुपरविजन ऑफ Xiaomi ओके, पाकिस्तान। मतलब वो मैप वाला यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यस चल रहा है। यस ठीक हो। यस और इस पे तो मैं देख रहा था बाकी सारी जितनी इनकी इलेक्ट्रॉनिक रेंज है वो सारी की सारी मौजूद है, या इट्स ऑल खाली अवेलेबल। फ़ोन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इट्स ऑल अवेलेबल देयर। तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि डेफिनेटली एक स्पेसिफिक निश के अंदर रह के काम करना, फिर थोड़ा एक्सपैंड करना उसको, अब तो सब कुछ ही आपके पास। देखें, जब मैं मी स्टोर से .pk से शिफ्ट होके xiaomisale.com पे आया तो हाँ। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि एक नई वेबसाइट है और मी स्टोर की एक 6 साल की हिस्ट्री है, True. एक उस पर टाइम लगा है और उस पर दिन रात जो है मेहनत हुई है। तो एकदम से तो कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसे ही है। सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास तकरीबन 3.5 लाख उस कस्टमर का डाटा था जिसने मी स्टोर से ऑलरेडी हाँ। परचेज़ की हुई थी चीज़ें, या जो हमारे लॉयल कस्टमर्स थे जिनके साथ लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी चलते रहते थे। तो उस कस्टमर्स को जब आप रीटारगेट करते थे तो आपकी टारगेटिंग कॉस्ट बहुत कम कम होती थी। होती है, सही है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं लास्ट मंथ की, तो दिसंबर 2023 में Xiaomi सेल ने लाइक 6 मंथ्स पूरे हुए थे उसको, ऑन द 6th मंथ उसकी तकरीबन 25 मिलियन की माशाल्लाह, सेल थी, एंड नॉट इट्स बैड, ऑल B2C, नॉट बैड। और 3 लाख प्लस की ट्रैफिक थी। वेरी नाइस। सो द डाटा हैज़ रियली हेल्प्ड अ लॉट। प्लस Xiaomi की ऑथराइजेशन और Xiaomi की तरफ से जो एक ब्रांड का पुश होता है उसकी भी ऑब्वियसली हाँ, काफ़ी वो तो होता है, ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। रीजंस हैं। जी, मतलब भाई फ्यूचर प्लान क्या है इस बिज़नेस को लेके, ऑनलाइन डोमेन को लेके और आपका जो फिज़िकल बिज़नेस है, इनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं कोई आपस में, या कुछ ऑनलाइन की तरफ ही ज़्यादा जाएँगे अभी? देखें, क्योंकि मैं ब्रांड के एक्सपीरियंस स्टोर चला रहा हूँ जी। तो इवेंचुअली ब्रांड के साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हमने एक्सपीरियंस स्टोर्स को इंक्रीज़ करना है सही। और इनको वेबसाइट के साथ लिंक करना है। लाइक अभी हम लोग एक फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं जिस पे अगर किसी वजह से हमारी ऑनलाइन इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक है, या इफ़ यू आर विलिंग टू पिक इट अप एंड रिजर्व इट फ्रॉम अ डिफरेंट स्टोर, बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन उसको रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक स्टोर्स। ठीक है। लाइक आप कहते हैं कि मैंने पैकेजेस मॉल इज़ वेरी नियर टू मी और मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूं, पेमेंट भी ऑनलाइन करूं एंड मैं सेल्फ पिकअप कर लूं, तो ऑल टुगेदर ये सब कनेक्ट होंगे। ठीक है। बट जो फ्यूचर प्लान है वो हम लोग एक तो ब्रांड के साथ मिलके मल्टीपल एक्सपीरियंस स्टोर्स खोल रहे हैं इन सही। डिफरेंट सिटीज़। प्लस इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट विच इज़ techroid.com, अच्छा, और वेरी इस नाइस। पे हम लोग तकरीबन सारे जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं या गैजेट्स हैं या मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनको हम ला के B2C काम करेंगे तो रिटेल पे। बेसिकली आप मार्केट प्लेस बनाना चाह रहे हैं? इनिशियली इट वुड नॉट बी अ मार्केट प्लेस, ठीक है। बट स्टार्ट में हम लोग वही प्रोडक्ट्स लाइव करेंगे जिनकी हम फुलफिलमेंट खुद कर ठीक है, सकें। मतलब जो अपनी पोजीशन में है, जो आप सेल कर रहे हैं वही करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैं अभी तक पाकिस्तान में थोड़ी सी मिसिंग लग रही है मुझे, सेल्स का जो कल्चर है वो तो काफ़ी हद तक मैच्योर होना शुरू हो गया पाकिस्तान में। दुबई वगैरह में क्या होता है, मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि आप फिजिकल स्टोर पे जाते हैं तो एक प्रोडक्ट की प्राइस एग्जांपल के तौर पे 2000 दिरहम की है। वही प्रोडक्ट जब आप उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियल पे जाते हैं तो वहाँ 10%, 5%, समटाइम 20% ऑफ लगा होता है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा अभी। यहाँ पे इनफैक्ट उल्टा है थोड़ा सा कि शॉप पे जाके आप यू हैव अ पावर टू बार्गेन, लेकिन ऑनलाइन में प्राइसेस मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी सी हायर साइड पे है। तो इस पे कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, क्योंकि इवेंचुअली जब आप ऑनलाइन की बात करते हैं ना तो आपके जो हैं ओवरहेड्स वगैरह कम है, कम है, बिल्कुल। और बट इसमें कुछ चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि अगर आप अच्छी कोरियर सर्विस या अच्छा पेमेंट मेथड्स को देखते हैं ना जिसके थ्रू आप पेमेंट्स अपनी सिक्योर कर सकें, जी। तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बट इवेंचुअली इन द फ्यूचर अगर आप एग्जांपल लें अमेज़ॉन की या अली बाबा की, तो आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल स्टोर्स हैं उससे काफ़ी कम प्राइसेस ऑनलाइन मिल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि अगर आप एप्पल स्टोर की बात करें तो
एप्पल के जो फिजिकल स्टोर्स हैं लाइक इन अमेरिका कनाडा, वहाँ पे आपको फुल रिटेल प्राइस पे चीज़ मिलेगी। वेयर एज अगर आप एप्पल की ऑफिशियल स्टोर अमेजोन पे जाएंगे तो जी। वहाँ पे आपको डिस्काउंट एप्पल खुद प्रोवाइड हाँ, कर रहा बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। तो यही चीज़ इससे देखिए 2 चीज़ें फ़ायदा होती है। एक तो ये है कि आपका जो ट्रैफ़िक वॉल्यूम है वो कम होता है थोड़ा-सा, कि फ़िज़िकल स्टोर पे आपको मैन पावर रखनी पड़ती है, बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं, उसकी तज़ीनो आराइश सब कुछ है। दूसरा ये है कि कस्टमर के लिए कन्वीनिएंट भी नहीं है। अब इस वक़्त अगर देखा जाए जो पेट्रोल के हालात हैं, जो हमारे पास लाहौर में ट्रैफ़िक के हालात होते जा रहे हैं, यहाँ से हफीज़ सेंटर है तो हार्डली 7-8 किलोमीटर, लेकिन इट टूक अराउंड 45 मिनट्स। तो वो 45 मिनट भी आपके बचते हैं, वहाँ जाके फिर वो पार्किंग की ख्वारी भी बचती है। आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें, नेक्स्ट डे आपके घर में आ जाता है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा-सा वर्किंग करें, क्योंकि ये मॉडल बाहर बहुत सक्सेसफुल है कि आप 10% डिस्काउंट जो है, 5% डिस्काउंट भी अगर आप देते हैं या आप रिवॉर्ड प्रोग्राम कोई दे देते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी जो ऑडियंस है, वो आपके साथ एंगेज भी रहती है और वो वेट करती है नई-नई ऑफ़र्स का। देखिए, इसमें ऑनलाइन में जो मेरा न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें किसी वजह से ब्रांड की तरफ से एक प्रेशर नहीं होगा। हाँ, तो बिल्कुल, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव किस्म का मामला देखते हुए जो है ना उसको मैनेज कर रहे हैं। सही। उसमें इंक्लूडिंग हमारे टीम के जो ओवरहेड्स हैं या उनको भी कम से कम रख रहे हैं ताकि कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल। और एक चीज़ जो हम फर्स्ट टाइम करने लगे हैं पाकिस्तान में, जो पहले कभी नहीं हुई, वो हम मेजर सिटीज़ में 60 मिनट्स डिलीवरी करने लगे हैं वॉव! एंड ये विद तो एन डोमिनोज़ ओपन पिज़्ज़ा हो गया। ओपन बॉक्स डिलीवरी। अच्छा। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। और इसमें हम कस्टमर को जिस तरह उसका पिज़्ज़ा आ रहा होता है या उबर राइड की उसको एक वो लिंक आ रहा होता है जिस पे वो हाँ, ट्रैक कर रही ट्रैक कर होती है मेरा सकते राइडर कहाँ पे हैं। है। जी, जी, जी। सो हम इसको जो है ना इंट्रोड्यूस करने लगे हैं इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इन एन ई देखिए, कॉमर्स हाँ, बिजनेस। एक क्यूरियोसिटी भी रहती है ना कस्टमर को भी कि मूव करता हुआ आ रहा है, वो देख रहे हो। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी जगह पे जब आप ये फैसिलिटी दे देते हैं कि आप अपना बॉक्स ओपन करके देखें, कोई इशू नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिर उसके पीछे कुछ रह नहीं जाता। इस वक्त ई कॉमर्स के अंदर 20% जो ऑर्डर्स हैं, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक है, मुझे नहीं पता कितनी ऑथेंटिक है, 20% आपके जो ऑर्डर डिलीवरी फेलियर पे आते हैं ना, वो यही जी मुझे डब्बा खोल के देखना है। तो राइडर कह देता है जी आप नहीं खोल सकते, या इवन कंपनीज कह देती है नहीं जी आप पहले पे करें फिर खोल के देखें। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक स्टेप है जिसकी वजह से आपकी सेल्स तो बढ़ेगी, एक मार्केट में नया ट्रेंड भी इंट्रोड्यूस होगा। देखिए, स्मार्टफोन बिजनेस में वही बात है ना कि वो विंडो शॉपिंग नहीं है कि आपने हाँ। कपड़े पसंद आए ऑनलाइन, आपने ऑर्डर कर दिए, 3 दिन बाद आ गए। अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए ना, आपको आज ही चाहिए। बिल्कुल। आप अगर आपका ऑर्डर एक दिन डिले हो गया ना, आपके घर के पास हर जगह मार्केट्स अवेलेबल हाँ, हैं, आप वहाँ से जाके फ़ोन ले सकते हैं। बिल्कुल। सो इवेंचुअली इसमें सबसे बड़ा मसला सर्विस का आ रहा है। सर्विस और का। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली भी अगर आप अमेज़ॉन भी काम कर रहा है, तो अमेज़ॉन अगर बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है अपने वेयर हाउस ऑटोमेशन पे जी, कि वो स्पेसिफिक जो है ना सेकंड्स को कम कर सकें, ट्रू। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि कस्टमर जर्नी और जो कस्टमर को एक अर्ज होती है ना कि मुझे ये हुँ। टेक आइटम खास तौर पे या गैजेट्स हैं वो फ़ौरन चाहिए, उसको वो पूरा अच्छा, कर इसके सकें। साथ ना अभी इमोशन अटैच हो गए व्हाट्सएप। हुँ। पहले ये इतने ज़्यादा इमोशनल चीज़ नहीं थी, अब लेकिन इसके साथ ना इमोशन, हालाँकि देखें जितने भी ब्रांड्स हैं सारे यही कर रहे हैं सर। आईफ़ोन को 5वाँ साल हो गया है। वही कैमरा, वही सब कुछ, कभी उसको राउंड कर दिया, कभी उसको स्ट्रेट कर दिया, कभी कैमरा हुँ। थोड़ा बड़ा कर दिया, कभी छोटा। मतलब कोई ऐसी उसके अंदर आपको फिज़िकल फीचर नज़र नहीं आएँगे जिसको आप कह सकें वॉव! कि मेजर शिफ्ट नहीं है। लेकिन फिर भी देखें जब लॉन्च होता है 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं, सुबह 5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग यूएसए जैसी जगह पे लोग लाइनों में लगते हैं। बिल्कुल। तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट इसके साथ ज़्यादा है मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक के साथ। अच्छा, इसमें लास्ट में जो मेरे सुनने वाले हैं उनके लिए कोई मशवरा देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं नई चीज़ ले लूँ, मैं नया गैजेट पकड़ लूँ, मैं नई आईओटी ले लूँ। क्या हर एक को जंप ऑन होना चाहिए? क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि आप टेक के एक्सपर्ट हैं? देखें, हर एक का एक शौक का लेवल होता है कि वो हाँ। कितना ज़्यादा किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन टेक के मामले में आप यही देखें कि जब आप कोई टेक का एक्सपीरियंस करते हैं या कोई आईओटी आइटम लेते हैं, तो वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसका एक नया वर्जन मार्केट में अवेलेबल ट्रू, होता है। ट्रू। लाइक अगर आप एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप मर्सिडीज़ का एक मॉडल ले लेंगे जिसमें बड़े हाईटेक फीचर्स आजकल आ गए हुए हैं, टच स्क्रीन एंड हाँ, एआई इनेबल्ड, तो शायद वो 6 महीने बाद आपको लगेगा कि यार इससे बेहतर क्या है। बिल्कुल। तो कुछ हद तक अपने बजट को देखते हुए चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बिग ब्रांड्स के जी, जो बड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ उसकी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे बिल्कुल। होते हैं। सो जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह लें, आप पहले अपनी उसकी ज़रूरत देखें और आप ये देखें कि कितनी देर तक ही आपको इसकी फुलफिलमेंट जो है ना और सेटिस्फेक्शन आप इससे ले सकते हैं। सही। सो दैट्स ऑल फॉर द यूज़र। बिल्कुल सही है। अच्छा, अहमद साहब, इससे पहले कि हम पॉडकास्ट का एंड करें, लास्ट पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर तरफ ई कॉमर्स ही चल रहा है।
हर बंदे को हमें तो क्योंकि बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमें हर रोज़ रिक्वायरमेंट आ रही होती है जी, शॉपिफाई स्टोर बनाया जी, ड्रॉप शिपिंग करनी है जी, हमने ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज बेचनी है, हमें फ़ोन बेचने हैं, हमें हैंड्स फ्री बेचनी है। आए दिन कोई ना कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है जिसको हम देख के हंसते भी हैं कि यार पीछे कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्योंकि आपकी ये जर्नी 6-7 साल से आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन का बिजनेस इतना ही आसान है कि हर कोई इसके ऊपर जंप ऑन हो सकता है? देखें, आसान तो कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। मैं इस चीज़ पे बहुत यकीन रखता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपकी पूरी एफर्ट शामिल नहीं है, आपका हार्डवर्क शामिल नहीं है, या मार्केट नॉलेज आपके पास नहीं है, तो वो चीज़ ना कभी भी उस पाया तक मील तक नहीं पहुँच सकती। ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं ये आपको दूंगा कि अगर आप एक परसेंटेज की बात करें ना सक्सेस की ई कॉमर्स में, तो शायद लेस देन 2% स्टोर्स हैं इन द होल वर्ल्ड जो कि पैसे बना रहे होंगे। सही है। 98% फेलियर्स हैं। क्योंकि ये चार्म बहुत लगता है कि यार एक वेबसाइट बनाओ, उस पर बैठ के आप सारा सेलिंग शुरू कर दो। जिस तरह अमेज़ॉन के आपको आजकल यूट्यूब के ऊपर ऐसे मुफ्त में कोर्सेज मिल रहे होंगे जो आपको 10 दिन में मिलियनेयर बना सकते होंगे। तो सही है। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात यह है, जैसे मेरे एक दोस्त है, वो मेरे पास कल आए, उन्होंने कहा कि जी मैं एक मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहता हूँ, और उनका दूर दूर तक कोई एक्सपीरियंस नहीं ठीक था। है। तो आप मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हम अपनी टीम को ही हायर कर लें, वो आगे से चलाए उसको, हम उनको अच्छा सैलरी देंगे। तो मैंने उनको ये कहा था कि सबसे पहली बात यह है कि आपकी एम्बिशन कितनी है इस प्रोजेक्ट को करने की। सही। उसके बाद आता है आपका हार्ड वर्क, और उसके बाद आता है कि अगर आप वाकई ये करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले जाएं, गूगल के कोर्सेज़ करें, हाँ। सर्टिफिकेशंस करें, फेसबुक के करें। अगर आपको लगता है कि आप वो 4-5 मेजर कोर्सेज़ कर सकते हैं, तो आप कम से कम जिन क्लाइंट्स के पास जा रहे होंगे उनको बता तो सकेंगे ना हाँ, कि मैं, प्रोडक्ट नॉलेज होगा आपके पास, प्रोडक्ट आपको नॉलेज पता होगा, या होगा। आप क्या करना चाहते हैं जी। वो बता सकेंगे। तो ई कॉमर्स में भी देखें, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी जंप इन करे तो इसमें कर सकता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। लाइक Priceoid.pk की अगर मैं आपको बात करूं, अदनान शफ़ी, जी। जिन्होंने बड़ी मेहनत की हैं और वो भी इस का पार्ट नहीं थे ई कॉमर्स बिजनेस का। सो उनके अभी भी मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं 4 साल पहले के, वो मुझसे पूछ रहे होते थे ये मार्केट कैसी है और मार्केट साइज़ क्या है, आई वुड लाइक टू मीट विद यू। और उस टाइम पे यानी उनकी एक एम्बिशन नज़र आती थी दैट ही विल डू समथिंग, और माशाल्लाह आप देखें उन्होंने अचीव किया, एंड बिल्कुल इट्स ऐसे ही वन है। ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ आपको करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं इस चीज़ से 100% एग्री करूँगा आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये आपने कहा ना 98% फेल है, उसमें से भी एक मेजर पोर्शन जो है वो फेल इस वजह से होता है कि वो समझते हैं कि ई कॉमर्स का मतलब है क्विक रिच स्कीम। आज शुरू करो, ये लाख रुपया फेंका, ये 10 लाख रुपया उधर एटीएम से निकल के आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि इट्स अ रियल बिजनेस, कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया 4 दिन में बन जाएगा। देखिए, एक ट्रेडिशनल बिजनेस को बिजनेस बनते हुए 4 से 6 साल लगते हैं प्रॉपर डेडिकेशन के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पैन कम हो जाता है, 2 से 3 साल इस बिजनेस में भी लगते हैं, और ख़ास तौर पे ऑनलाइन में तो इतने मसले मसाइल इस वक्त हमारे सबसे बड़ा चैलेंज, बल्कि आप भी इसको सेकंड कीजिए अगर आपका भी यही चैलेंज है, डिलीवरी के इश्यूज़। मैं अभी कुछ दिन पहले जो है बैठा हुआ था पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टोर है उनके ऑनर के साथ। अब वो भी यही कह रहे, कहते कि हमारा एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट था, अब उसने एस पता नहीं कौन सा एस का कोई मॉडल था सैमसंग का ना, क्योंकि मैं एप्पल यूज़र हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता। S8 था, कहते हैं S8 नया नया आया उस वक्त, 2.5 लाख का फ़ोन, और वो किसी ब्रांड की जो है ना पाकिस्तान की हेड थी, बीच में से उनको हवावे की डमी निकल आई। ओके बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि विद इन 24 आवर हमने वो अपने मैटर को तो साइड पे किया कि भाई वो हम कोरियर के साथ बाद में निपट लेंगे, और कहते हैं हमें 100% श्योरिटी थी कि ना ये हमने किया है ना ये कोरियर ने किया है, ये बीच में राइडर का भांडा है। कहते हैं हमने सबसे पहले उस कस्टमर को क्लेम दिया, उसको ब्रांड न्यू दोबारा लेके खुद डिलीवरी करवाई अपने बच्चे के हाथ, और बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया पता चला कि जो राइडर था, राइडर ने गेम डाली बीच में। अब ये राइडर का सबसे बड़ा, आप देखें ना, आप 10 में से आपके 6 ऑर्डर डिलीवरी नहीं होते, और जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं पता चलता है जी राइडर साहब गए ही नहीं, वो कहीं पे बैठ के खाना वाना खाते रहे और मैसेज में डाल दिया कि लेने से इनकार। बिल्कुल ऐसी तो ये एक इशू सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो लीड का जो हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लीड्स लेते हैं, उसकी कन्वर्जन के कॉस्ट बहुत हाई जाना शुरू हो गई है।
ठीक है। तो ये बड़े मल्टीपल इसमें डिफरेंट इश्यूज़ हैं, फिर क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, फिर लोगों के टेंट्रम है, क्योंकि सीओडी यहाँ पे चलता है 99%, 1% बड़ी मुश्किल से आपको जो है ना एडवांस में पेमेंट आती है। तो ये इश्यूज़ सारे हैं, ये हमारे यूज़र्स को या जो हमारे यंग बच्चे जो समझते हैं कि लाख 2 लाख रुपए लगा के तो हम एक ई-कॉमर्स स्टोर खड़ा कर लेंगे और 25-30 हज़ार पर डे ऐड चलाते हैं, दूसरे दिन ऐड बंद कर देते हैं, नहीं जी वो रिज़ल्ट नहीं आए। तो ये इतना आसान जर्नी है नहीं है, ठीक है। तो इस पे आप भी अगर कोई लास्ट 2 सेंट ऐड करना चाहें। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल बात ठीक की है। अगर मैं आपको मीशो.pk की एग्जांपल दूं तो तकरीबन 2.5 लाख प्लस ऑर्डर हम लोग डिलीवर कर चुके हैं कस्टमर माशाल्लाह। को। और उसमें तो आप सोचें अगर इतना बड़ा वॉल्यूम है तो हमारे साथ क्या क्या गुजरी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। उसका फिर इवेंचुअली हमने हल यही निकाला था कि डिलीवरी पे हम लोग प्रॉपर एक वीडियो बना के कस्टमर को और उसका वीडियो का लिंक भी भेजते थे। सही। बट उसके बावजूद काफ़ी ऐसे मसले मसाइल थे जो कि लूप होल्स होते हैं जिसमें से चीज़ें निकल आती हैं। तो ये बिज़नेस जो है ऐसे जितना आसान नहीं है, बट लोगों को मैं इनकरेज इस बात पे ज़रूर करूँगा कि वो इस बिज़नेस की को सीखने की कोशिश करें और इसमें इन्वॉल्व हों। क्योंकि मेरे ही 2-3 जानने वाले हैं, जैसे एक मेरे दोस्त हैं, उसके भाई ने एक बिज़नेस शुरू किया ऑनलाइन विद द नेम ऑफ beggars.pk। ठीक है। और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो शालमी से बैग लेते थे, उस पे रिबन्स लगाते थे हाँ, और वो बेचते थे। सही। तो अभी मुझे उन्होंने बताया कि लास्ट मंथ उनकी तकरीबन 15 मिलियन की बैग्स की सेल है। माशाल्लाह। सो और उनकी तकरीबन 1 लाख प्लस की ट्रैफिक है। हाँ, सो देखें, उन्होंने भी छोटे सा काम शुरू किया, कोई उनका नहीं था। पहले उन्होंने खुद सीखा एड्स कैसे चलाने हैं। एड्स में भी देखें A and B टेस्टिंग होती है हाँ, कि बिल्कुल, अगर आपका एक एड परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप टाइमली उसको बंद करें, बिल्कुल। अपना कंटेंट बेहतर करें। तो इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए कि ये सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया में लोगों को कैसे एंगेज करना है या ट्रू। किस तरीके से आप करना है, क्योंकि इसकी बेसिस पे ही आपकी जो है कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो कम हो सकेगी। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द मार्केट। और पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स पोटेंशियल यहाँ पे ही अभी है। तो सर हमने स्टार्ट की है ना ये जर्नी, अभी तो हाँ, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन। अगर आप बात हाँ, करें ना, जिस तरह का कट थ्रॉट कंपटीशन होता है वेस्ट में होता रिटेल है, में भी जिस तरह का देखें जिस वो रिटेल तरीके से वाला ऑनलाइन वो में भी नहीं नहीं है। है। यहाँ पे अगर आप एक अच्छी प्राइस के साथ एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देना और कस्टमर को सिर्फ एक ये सेटिस्फेक्शन हो कि ये मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, हाँ, और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि अगर मुझे कोई मसला आएगा तो वो मुझे आफ्टर सेल्स के अंदर इसको बिल्कुल। पूरा सपोर्ट करेंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम जिसमें बिल्कुल आप ऐसे ही। इसमें और काम अभी कर सकते हैं। देखें 250 मिलियन हम लोग एज ए नेशन है, तो हम्म। फ़ोन यूज़र कितने हैं अभी? बहुत बड़ा गैप है अभी, बहुत बड़ा गैप। सिर्फ ये हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट की मेरा बात ख्याल कर है रहे हैं, 40 फ़ोन। मिलियन के हाँ, पास वो है। बहुत कम है अभी। 40 अभी to सिर्फ 60। फ़ोन के सेगमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तो लैपटॉप्स पे जाना है, टैबलेट्स पे जाना है, फिर बाकी IoT आइटम्स उन पे जाना है, फिर आपकी किचन आइटम है। अभी तो मतलब ई कॉमर्स के अंदर इतनी स्पेस मौजूद है कि शायद अगले 10 साल जो भी इस डोमेन में आएगा, प्रोवाइडेड आए सही तरीके से, उसकी चांदनी चांदनी है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अहमद साहब, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। कुछ सवाल ऐसे थे जो मैं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरी पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है, मैं कोशिश करता हूँ कि एजुकेशनल पॉडकास्ट ही रखूँ, कंट्रोवर्शियल ना बनाऊँ, क्योंकि वो सवालात ऐसे थे वो कंट्रोवर्शियल हो सकते थे। तो इस वजह से मैंने नहीं पूछे, ऑफ ऑफ कैमरा आपसे पूछ लूँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, बड़ी वैल्यूएबल डिस्कशन आपने की। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह बुलाने जी। के लिए। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। कोशिश पूरी की कि दिल से जो मैंने सवालात पूछे, क्योंकि जब आप एक डोमेन से मुंसलिक होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका ताल्लुक होता है, तो फिर जो सवालात होते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होते। वो सवालात आप किसी से पूछ के नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते, क्योंकि वो आपके दिल से निकल रहे होते हैं। तो मैंने कोशिश यही की कि अहमद साहब से वही सवालात किए जाएँ जो कि जेन्युइन हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से जिनको एड्रेस किया जा सके। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो टाइमली आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।